मुख्य अतिथि सत्कार, उनसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं कि प्रमुख अतिथि कृपया स्टेज पे आए। स्वागताध्यक्ष एवं सभी मान्यवरों से गुजारिश है, विशाल जी से गुजारिश है कि उनको ये सभी मान्यवरों को आप स्टेज के ऊपर लेके चले। हम यथोचित सत्कार करना चाहते हैं जयपुर से पधारे हुए हमारे श्रीमान श्री जय किशन जी जाजू। मृदुभाषी व्यवहार, आंतरिक मिलनसारिता एवं उच्च कार्यों से श्री जय किशन जी जाजू, इन्होंने केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श की छवि बनाई है। आज स्नेह मिलन के उपलक्ष्य में आप जैसे अष्टपैलू प्रेरणादायी व्यक्तित्व का सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। यह सच में अपूर्व योग है। जब तक इनका सत्कार होता नहीं है तब तक तालियों की गूंज जोरदार होनी चाहिए। इनके अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा है। एनजीओ के द्वारा, इतने महाविद्यालयों के द्वारा हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, महिला और लड़कियों को लाभान्वित करना, इससे ज्यादा अच्छा कार्य क्या हो सकता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। अहमदनगर की तालियां जयपुर तक जानी चाहिए। तालियां रुक गई है, तालियां बजनी चाहिए। मैंने यही कहा अगर जयपुर तक पहुंचना होगा तो बहुत तेज तालियां बजानी होंगी। इनका कार्य उतना महान है। सभी मान्यवर जो उपस्थित है उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्कार करने के लिए। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्रमुख अतिथि को, आप कृपया वहीं बने रहिए। आपका मार्गदर्शन सुनने के लिए पूरा पेंडॉल ही नहीं तो सभी एक एक व्यक्ति आतुर है जानने के लिए कि हमारी जिंदगी हम अपने ही हाथों से कैसे बेहतर बना सकते हैं। और ये सुनाने के लिए इनसे बेहतर शायद आज हमारे यहाँ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। हम सुनने के लिए आतुर हैं। श्रीमान जय किशन जी जाजू। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्थानापन्न हो जाए और शांतता बनाए रखें। आज के मुख्य अतिथि का हम लोग संभाषण सुनना चाहेंगे। सब लोग आतुर हैं तो शांतता बनाए रखें। जय महेश, बहुत प्रसन्न हूं आप सभी को देखकर। हृदय गदगद है। जयपुर से यहाँ तक आने की यात्रा आप लोगों की खुशी और आप लोगों को खुश देखकर पूर्ण हो गई। रेस्पेक्टेड श्री डॉक्टर रविंद्र जी सोमानी साहब, श्री गोपाल जी धूत साहब, श्री ओम प्रकाश जी चंडक साहब, कृष्ण गोपाल जी चंडक साहब, श्री विनोद जी मालपानी, श्रीमती जमुनाबाई जी काबरा, सौभाग्यवती सुरेखा जी मनिहार, द यंग ब्रिगेड लेड बाय श्री विशाल जी झवर, सौभाग्यवती पूजा जी गिलरा, वेरी रिस्पेक्टेड मानधना जी, मनिहार जी एंड ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स, महेश्वरी किशोरी मंडल, समस्त अहमदनगर शहर महेश्वरी समाज और मेरे बहुत करीब, दिल के बहुत करीब यंगस्टर्स एंड बच्चे, आप सभी को महेश नवमी उत्सव इतने खूबसूरत तरीके से मनाने की हार्दिक बधाई। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की लगी जब मैं बात कर रहा था हमारे यंग लीडर विशाल जी से कि यहाँ पे कोई युवा संगठन में इलेक्शन नहीं होते हैं।
बेहद खुशी की बात है, क्योंकि नहीं तो बाकी सभी जगह पे इलेक्शन होके और जो दूरियां आपस में हम कर लेते हैं उसके कारण से बहुत तकलीफें आती हैं। आप इलेक्शन नहीं करते, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, किड्स एंड वुमेन क्रिकेट, क्रेजी क्रिकेट का चैंपियनशिप, ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, चेस कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन, बैडमिंटन कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप भी मेरे बहुत दिल से बहुत करीब है। मेरे फादर एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, थे, अभी स्वर्गवास हो गया उनका। जब मैं 18 वर्ष का था तो मेरी बर्थडे के ऊपर उन्होंने कहा सबसे पहला काम जाके आप सभी से निवेदन है कि अगर आप थोड़ी सी देर के लिए शांत रह के सुनेंगे तो शायद आपको आनंद आए और मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाए। 18वीं मेरी वर्षगांठ पे मेरे फादर ने कहा कि मैं तेरे को सबसे अच्छा उपहार ये दे सकता हूँ कि मैं चल के साथ में तेरे से ब्लड डोनेट करवाऊँ। और उन्होंने कहा कि मेरा कमिटमेंट है कि तू हर चौथे महीने, हर 4 महीने में आप ब्लड दे सकते हैं, 3 महीने के उपरांत आप ब्लड दें। मैंने उनकी बात को निश्चित रूप से लिया दिल से, और लगातार जब तक ब्लड डोनेशन संभव था, मैं अब 60 प्लस हो गया तो इसलिए संभव नहीं है राजस्थान में, और मेरे ख्याल से सभी जगह पे ब्लड डोनेशन एज लिमिट अर्लियर वाज 55, देन इट बिकेम 58, बट आई कुड गिव 108 टाइम्स मैं ब्लड डोनेट कर पाया। मैं आपको बताऊं कि ये सबसे इजी डोनेशन है। डॉक्टर साहब से ज़्यादा बेहतर तो कौन बता पाएगा कि यू बिकेम हेल्दियर बाय डोनेटिंग ब्लड। मतलब आप सोचिए, आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, हेल्थ को भी आप बेटर कर रहे हैं। तो मैं एक तो सभी जो बड़े लोग यहाँ बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को, जो मैंने भी आज सुना कि करीबन 150 ब्लड डोनेशन होते हैं, बट मेरे ख्याल से अहमदनगर की पॉपुलेशन यंगस्टर्स की कम से कम जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन नहीं करके भी 2000 तो होगी। तो वाई वी लिमिट अवर सेल्स ऑन 150 ब्लड डोनेशंस। कम से कम 2000 ब्लड डोनेशन अहमदनगर युवा संगठन की तरफ से होने चाहिए हर साल। कोई भी भ्रांति नहीं है इसके ऊपर, डॉक्टर साहब से बेटर से कोई नहीं बता पाएगा। मैं डॉक्टर सोमानी साहब से कहूँगा कि इनकी सबकी भ्रांतियाँ दूर करें कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान होता है। ब्लड डोनेशन बहुत बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। और दूसरा, आप एक जीवन दान का कारण बनते हैं। आप सोचिए, रुपए का दान, सब चीज़ों का दान, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन दान, बिकॉज उन सबसे भी तो जीवन ही दान मिलता है। सो प्लीज़ ब्लड डोनेशन के लिए अग्रणी हो, और हर युवा अपने जन्मदिन पे ये प्रण ले कि मैं साल में 4 बार, मिनिमम 3 बार तो ब्लड डोनेट करूंगा ही करूंगा, और ये संभव हो सकता है। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है युवा संगठन से कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, और उन लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको ब्लड डोनेशन के लिए याद दिलाएं कि आपके 4 महीने हो चुके हैं, और जिन लोगों ने ब्लड डोनेट नहीं किया और 18 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है उन सबको बताएं कि आपको ब्लड डोनेट करना है। एंड दिस नंबर मस्ट गो बियॉन्ड 1000 बाय नेक्स्ट ईयर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा अगर 1000 ब्लड डोनेशन यहाँ से होने लग गए युवा संगठन की तरफ से। अहमदनगर में आवश्यकता नहीं है, ब्लड डोनेट करके आप भेजिए, नागपुर भेजिए, बॉम्बे भेजिए, पूना भेजिए, हर जगह ब्लड की रिक्वायरमेंट है। मैं नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉरपोरेट्स में, कॉलेजेस में जाता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे बोलने के लिए, परंतु जो ये सब्जेक्ट आपने मुझे दिया है ये मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। एंटरप्रेन्योर्स, यंग उद्यमी। ये फाउंडेशन है किसी भी समाज की, यंग उद्यमी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 बेसिक चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, हार्ड वर्क एंड गिविंग। ये आपके जहन में बस जानी चाहिए। फर्स्ट इज रिलेशनशिप, देन हार्ड वर्किंग एंड देन गिविंग।
रॉकफेलर का नाम शायद यंगस्टर्स ने सुना और नहीं सुना हो तो मैं बताऊं, रॉकफेलर 19वीं सेंचुरी मतलब 1850 के आसपास में एक उद्यमी हुए थे जिनको आज तक का रिचेस्ट मैन मॉडर्न टाइम्स का माना जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो एक बहुत बड़ी पुस्तक है अपने आप में, रॉकफेलर के स्पष्ट कहते हैं कि मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है एक उद्यमी बनने का। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, नेवर यूज शॉर्टकट्स। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि एक अच्छे उद्यमी बनने के लिए क्या आवश्यक है। मैंने पहली चीज आपसे कही, रिलेशनशिप। वाई? वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। एक एंटरप्रेन्योर और एक रिलेशनशिप, इसका क्या लेना देना है मैं आपको बताऊं। आपने देखा होगा एक वृक्ष को, हम बचपन से सुनते आए हैं ये बातें, बट मैं आज स्ट्रेट आपको अटैक कर रहा हूं। एक पेड़ अच्छे किस्म का, सपोज करिए लंगड़ा आम आपको पसंद है या हापुस पसंद है, तो उसका अगर बहुत अच्छा बीज अगर आप लगाते हैं तो एक बहुत अच्छा हापुस का पेड़ बन के आता है अगर उसकी अच्छी देखरेख की जाए। सो सबसे पहले तो यंगस्टर से रिक्वेस्ट है कि उस हापुस के पेड़ के उस बीज को सम्मान दें। वो कौन है? आपके माँ बाप। अगर आपने अपने माँ बाप को सम्मान दिया है, पहली सीढ़ी, तो ही एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। वो सीढ़ी अगर आप स्टेप अप कर जाते हैं, आप एंटरप्रेन्योर लाइफ में बन ही नहीं सकते। ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए। आपके माँ बाप का सम्मान का मतलब यह है कि वो दिल से आपको प्यार करें। सुबह घर से निकले तो मजाल है कुछ भी हो जाए, नाश्ता नहीं करें, परंतु उनके पैर छुए बिना, उनको गले से लगाए बिना, उनको गले से प्यार किए बिना घर से नहीं निकले। आपका दिन इतना खूबसूरत हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। रात को माँ बाप से मिले बिना उनको आधा घंटे अपने घर की डिटेलिंग, अपने बिजनेस की डिटेलिंग बनाए बिना। माँ को पढ़ना नहीं आता, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ी विडंबना है, क्या बताऊं मैं उसे। माँ ने आपको जन्म दिया है, उसको सब कुछ मालूम है, आपके इशारों से समझती है वो आपसे, आप पढ़ के PhD हो गए। शी नोज मोर अबाउट यू देन यू नो अबाउट योरसेल्फ। उस माँ को और उस पिता को बताएं कि दिन भर मैंने क्या किया। उनसे ज्यादा खुश कोई होगा ही नहीं। इतना प्यार करेंगे वो, इतना मान देंगे आपको कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपने मदर और फादर के साथ में पूरी जिंदगी, अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल पहले 90 वर्ष के 92 ईयर्स के एज में मेरे फादर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे और 88 की उम्र में मेरी मदर का देहांत हो गया। फिजिकली नहीं है लेकिन हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जयपुर में हूँ, साथ ही रहते थे, मैं अकेला पुत्र था, 3 बहनें हैं मेरी। एक दिन भी, नॉट अ सिंगल डे इन माई लाइफ हैज पास्ड, जब मैंने सुबह उनसे बिना मिले निकला हूँ। वो पूजा कर रहे होते थे तो उनका कहना था पूजा के बीच में डिस्टर्ब कर दिया कर, या मिलके निकलना चाहिए। मैं पूजा के बीच में उनको डिस्टर्ब करता था कि मेरे को जल्दी जाना है जी, 2 मिनट मेरे से बात कर लीजिए। रात को 2 बजे, माँ बाप क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। रात को 2 बजे मैं आता था, कोई काम से गया हुआ हूं, कोई मीटिंग में लेट हो गया, कोई डिनर पे लेट हो गया, कहते थे उठा दिया कर, बात किए बिना मत सोना। मैं कहता था कि 2 बजे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। वो कहते हैं अगर तू नहीं मिलेगा तो नींद डिस्टर्ब होगी, पूरी रात नहीं आएगी, तू मिलेगा तो नींद आ जाएगी। एंड बिलीव मी, महीने में 10 दिन ऐसा होता था कि मैं रात को लेट होता था, मैं जाके उनको उठाता था, मैं और मेरी वाइफ दोनों। उनसे हम आधा घंटा घर की बात करते थे, बिजनेस की बात करते थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु इतना समझती थी, इतनी नॉलेजेबल थी कि मेरे हर एंटरप्रेन्योरशिप के हर कदम पे जो उन्होंने साथ दिया, आज PhD पढ़ा हुआ या वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ वो व्यक्ति साथ नहीं दे सकता जो मेरी मदर ने दिया बिना पढ़े लिखे। सो आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, जिन्होंने एजुकेशन का कह नहीं सीखा और वो भंडार थी ज्ञान का। हम सोचते हैं उनको कुछ नहीं आता, उनको सब कुछ आता है जो आपको नहीं आता। वो राह दिखाती है जो आप देख ही नहीं सकते। तो अगर आपने उनको प्यार नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया, उनके संग मॉर्निंग में एक झप्पी नहीं लगाई, उनके संग नाश्ता नहीं किया, रात को आपने, आज भी मैं यहाँ आया हूँ, मैं मदर फादर नहीं है, बट सुबह मन से उनसे 10 मिनट बात करके आता हूँ कि जा रहा हूँ जी, वहाँ जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद रखिएगा। और मुझे सुनाई देता है कि मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ।
सो वो लोग इतना प्यार करते हैं जिनके माँ बाप फिजिकली नहीं है, उनको बताना चाहूँगा, रोज 10 मिनट मेरे घर में एंटर करते ही सबसे बड़ी जो फोटो लगी हुई है 4 फुट बाय 3 फुट बाय 2 फुट की, वो मेरे फादर की और मेरे मदर की है। और अभी मेरे ससुर साहब का देहांत हो गया तो उनकी है। मैं नियम से, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार गर्व से कह सकता हूँ, उनसे बात करता है 10 मिनट। एंड आई टेल यू, उनसे बात करने के बाद मैं सारी तसल्ली हो जाती, दिन खराब निकल ही नहीं सकता। दैट्स अ गारंटी। आई माई कमिटमेंट टू यू, जस्ट डू इट फॉर एवरी डे। जिनके नहीं है माँ बाप और जिनके हैं, दोनों आप ये करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले 6 स्टेप, एक 15 स्टेप का अगर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वर्क है, उसमें से पहले 5 स्टेप आप सोच सकते हैं कि 6ठी सीढ़ी पे आप सीधे कूद के चढ़ जाएं। इट्स इम्पॉसिबल, नो वन ऑन दिस अर्थ कैन डू इट। पहली 5 सीढ़ी आप कूद के चढ़ ही नहीं सकते, और पहली 5 सीढ़ी में से हर सीढ़ी माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, एंड देन कम्स द 6th सीढ़ी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो प्लीज रिमेंबर दिस। मुझे मालूम है 90% लोग ऐसा ही करते हैं, जो 10% नहीं करते उनको याद दिला रहा हूँ। दिल से तो वो भी प्यार करते हैं माँ बाप को। और मैं आपको बताऊँ, मेरी मदर से मैं 10 मिनट मिल लिया करता था ना, नेक्स्ट डे कोई गेस्ट आए, कैसा है आपका बेटा, क्या, इतना कहती थी, अरे दिन भर मेरे पास रहता है, मेरे को छोड़ता ही नहीं है, और मैं मिला 10 ही मिनट था। ऐसे हैं माँ बाप। आप 10 मिनट मिलते हो, उसको 10 घंटे में परिवर्तित कर देते हैं। आप एक प्यार करते हो, 100 आशीर्वाद देते हैं। उनका हर आशीर्वाद, केवल उनका आशीर्वाद ही आपके काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा लाइफ में, बिलीव मी दिस। सो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कुछ करना है, रॉकफेलर बनना है, रिमेंबर द फर्स्ट 5 स्टेप आर द इजीएस्ट स्टेप बट द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज वी फॉरगेट एवरीडे मॉर्निंग। आप सोच सकते हैं कि आप कहीं अपनी फैक्ट्री में जा रहे हैं और बिना गाड़ी के 25 किलोमीटर की दूर फैक्ट्री में बिना गाड़ी के चले जाएं? इज इट पॉसिबल? नहीं जा सकते ना, मोटरसाइकिल चाहिए ना। मोटरसाइकिल और गाड़ी से इंपॉर्टेंट है उनको सुबह मिलना, उसके बिना आपका इंजन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आप उसके बिना नहीं निकलें। हालांकि लोग कहते हैं कि यार 10 मिनट इस बात पे लगा दिए, मैं कहता हूँ 5 सीढ़ी 15 में से हुए यार, तो अगर 3-3 मिनट भी हर सीढ़ी पे लगाऊंगा तो पहली सीढ़ी पे तो पूरे 15 मिनट चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर योर फादर मदर, दिस गोज फॉर योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ एज वेल। आपकी सास ससुर के लिए भी वही सम्मान चाहिए। और एक बात निश्चित मान लेना, आप सास ससुर का सम्मान कर रहे हो तो आपकी श्रीमती जी का सम्मान तो आपको अपने आप मिल जाएगा। और इससे बेटर आपके माँ बाप का सम्मान भी आपकी श्रीमती जी उतना ही करेंगे जितना आप उनका करते हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यंगस्टर्स हमेशा देखते हैं, बच्चा हमेशा देखता है किस तरीके से अपने माँ बाप को बोला, किस तरीके से उनका उच्चारण किया, किस तरीके से बुढ़ापे पे आप उनको पिक्चर लेके गए, किस तरीके से आप बुढ़ापे में उनको रेस्टोरेंट लेके गए। सब कुछ आपके साथ होने वाला है, सेम टू सेम। इट्स जस्ट अ ट्रेलर। आज आप ट्रेलर देख रहे हो, आप जा रहे हो खाना खाने के लिए डिनर पे बाहर, अरे भाई मम्मी बहुत एजेड हो गई, बहुत दिक्कत है, इनको कौन पकड़ के लेके जाएगा। मान लीजिएगा सेम चीज़ आपके साथ होने वाली है। आई वॉज इन दुबई, मैं दुबई था, अभी परसों ही आया हूँ। 7 दिन था। मेरे ससुर साहब का देहांत हो गया, डॉक्टर पर थे, मेरी सासू जी भी डॉक्टर हैं, 87 की हैं, चल नहीं पाती। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा सकते, मैंने कहा आपको तो चलना पड़ेगा। उनको मैं दुबई साथ लेके गया। आप बिलीव करेंगे 7 दिन तक रोज का 20 किलोमीटर व्हील चेयर पे बिठा के मैंने उनको पूरा दुबई घुमाया। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने, इसका कोई हिसाब ही नहीं। और मैंने दुबई इतना सुंदर देखा जितना कभी देखा ही नहीं था, बिकॉज वो खुश। मेरे साथ में मेरी दोहितियाँ गई थी, 2 दोहितियाँ मेरी छोटी छोटी, वो खुश। सब नानी के चारों तरफ 4 जनरेशन्स को लेके गया था, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर और उनकी ग्रैंड डॉटर। सो आप सोचिए कितना आनंद आया। मतलब ये 6 दिन की हॉलीडे शायद मेरे लिए लाइफ की सबसे अच्छी हॉलीडे थी। और मेरी मदर इन लॉ जो बहुत ही उदास सी रहती थी मेरे ससुर साहब के जाने के बाद, 4 महीने पहले उनका देहांत हो गया, आकस्मिक निधन हो गया। बहुत सीनियर डॉक्टर थे, सासू जी भी डॉक्टर हैं। उनके लिए लाइफ का एक टर्न अराउंड था और मैं उससे इतना खुश हो गया कि आज मैं आपको बता नहीं सकता। सो प्लीज इस पहले स्टेप को रिमेंबर कर लीजिए। यंगस्टर्स, स्पेशली फॉर यू, हैं यंगस्टर्स सब यहाँ पे, सब आप मेरी बात का ध्यान दे रहे हैं तो प्लीज एक जोर से ताली बजा दीजिए इस बात पे।
थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कुछ यंगस्टर्स पीछे खड़े हुए हैं, जो प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं, जो बाहर सड़क पे खड़े हुए हैं, उन सभी यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूंगा प्लीज आगे आ जाइए। ऑल द यंगस्टर्स सिटिंग और स्टैंडिंग बिहाइंड प्लीज कम फॉरवर्ड। सभी यंगस्टर्स से निवेदन करूंगा कि आगे आ जाएं। आपके लिए सबसे जरूरी है ये सब्जेक्ट, बिकॉज एंटरप्रेन्योर तो आप ही बनने वाले हैं। तो पहला स्टेप हमने 5 स्टेप कवर कर लिए एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ी के। वो 5 स्टेप है माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप। नाउ कम टू द 6th स्टेप। ये भी बड़ा अजीब सा स्टेप है, यंगस्टर्स ध्यान देंगे। बहुत अजीब स्टेप के लिए बात करने जा रहा हूं, जिससे आप कहेंगे कि यार ये बहुत गलत काम कह के जा रहा है, यहां पे असंभव है ये काम। यंगस्टर्स जो उस खंबे के पास खड़े हुए हैं, प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। ऑल द यंगस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काम कैसे शुरुआत करेंगे? केवल और केवल कंप्लायंसेस के साथ में। कंप्लायंसेस का मतलब सब समझते हैं। कुछ गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस बनाई हुई हैं, कैसे आपको चेक से पेमेंट करने होते हैं, कैसे चेक से पेमेंट रिसीव करने होते हैं, कैसे गवर्नमेंट की ESI PF ग्रेचुइटी के ऊपर वर्क करना पड़ता है, कैसे आपकी गवर्नमेंट की डिफरेंट चीज़ों के ऊपर GST के ऊपर वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे मेरे साथी भाई लोग जो मेरी उम्र के हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, सब कहेंगे कि बहुत मुश्किल और असंभव सी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द ओनली वे आउट। द नेक्स्ट स्टेप टू एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाइट मनी ओनली, नो ब्लैक मनी, नो नॉन कंप्लायंस, नो नॉन कंप्लायंस। GST की कंप्लायंस कीजिए, समझिए, पढ़िए GST के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने से पहले इन सबको पढ़िए। व्हाट इज द इनकम टैक्स लॉ, व्हाट इज GST क्या होता है, क्या ESI PF होता है, सारे के सारे लॉ। लोग कहते हैं, हमारे जमाने में तो बहुत ही कहा जाता था कि अगर सारे लॉ के हिसाब से टैक्स भरा जाए तो शायद घर में कुछ आएगा ही नहीं, नेगेटिव में हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, मैं जीता जाता उदाहरण हूं। 100% कंप्लायंसेस करता हूं, चैलेंज करता हूं, बिल्डर हूं जयपुर के अंदर। जयपुर में जाके किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं सुभाषिस ग्रुप के बारे में। 100% कंप्लायंट ग्रुप जयपुर में अगर कोई है तो मैं गर्व से कह सकता हूं मैं है। मेरे 4 दीवारी के अंदर 2 नंबर की बात नहीं हो सकती। नो वन कैन पे 2 नंबर का पैसा, कच्चे का रुपया कोई नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे कोई भी नॉन कंप्लायंस की बात नहीं कर सकता। ही इज नॉट अलाउड टू। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो मेरे को कहा आप आउट हो जाओगे। बहुत लोगों ने कहा कि 2 दिन भी नहीं चलेगी, ये केवल शौक है, शौक फरमाते हैं लोग। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ये बात है 2003 की। मुझे आज तक एक बार भी इसके कारण दिक्कत नहीं आई, बल्कि मेरी ग्रोथ इसके कारण बढ़ती चली गई। 30% टैक्स देने के लिए आदमी सोचता है यार 30%, 100 रुपए कमाया 30 टैक्स में दे दूं। आदमी ये नहीं सोचता कि 30% टैक्स बचाने के लिए वो 50 रुपए खर्च कर देता है। उससे छिपाता है, इससे छिपाता है, सरकारी अफसर से बचता है, इनकम टैक्स से बचता है, GST से बचता है, परेशान हो के पागल हो जाता है। और फिर जब दिन सर्च होती है तो और परेशान होता है, और अब मालूम पड़ता है 30% की जगह 100% देके चला गया। पीपल अंडरस्टैंड दिस, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। ये दुनिया बदल चुकी है, नॉन कंप्लायंस का जमाना नहीं है। छोटे से छोटे जगह से मैं आपको इस बात की शुरुआत करवाना चाहता हूं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चाहते कि मैं उद्यमी बनूं, इस लॉ को कुछ नहीं लगेगा, 4 घंटे में आप समझ जाएंगे बेसिक। मैं नहीं चाह रहा कि डिटेल में जाएं, क्योंकि डिटेल में तो आपके साथ में बहुत, या मैं जानता हूं, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आपको GST के बारे में, जो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, एंड दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लोगों को लगता है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, कभी नहीं करवाते। आप उनको कहते हो कि भैया मेरा तो रुपया बचा, किसी तरह से 2 नंबर क्रिएट कर, 1 नंबर में टैक्स नहीं देना मुझे, एंड आई टेल यू, यू विल हैव द बेस्ट लाइफ, बिलीव मी। आप अहमदनगर को एक शहर प्रोड्यूस करिए जिस शहर में 2 नंबर का काम नहीं होता हो। आज ये बात बड़ी अजीब लगेगी,
10 साल बाद में निश्चित रूप से जो यहाँ बैठे हुए हर जना मुझे याद करेगा इस बात के लिए, बिकॉज तब 2 नंबर बचेगा ही नहीं, अभी भी खत्म होने जा रहा है और खत्म हो जाएगा और बचेगा ही नहीं। उस वक्त आपका ये सारा रुपया वेस्ट हो जाएगा। समझिए बात को, जब नोटबंदी पे कुछ वेस्ट हुआ, कुछ तकलीफें आई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे लोग मार्ग से भटक गए, घबराए, मोदी जी को गालियां दी, इसको गाली दी, उसको गाली दी। अल्टीमेटली व्हाट? अल्टीमेटली दीज आर द रेगुलेशंस। आप कहेंगे, आपके पास जवाब बहुत सारे होंगे, क्या दे रही है सरकार हमको जो हम टैक्स दें? अरे क्या आप टैक्स दे रहे हो? अगर आप 30% टैक्स दे रहे हो तो आप ये क्वेश्चन करने के हकदार हो, वो भी अगले 20 साल तक देते रहना, तब कहना। अमेरिका में लोग 100 साल से टैक्स दे रहे हैं, तब वो कहते हैं कि रोड 2 टीवी क्यों है, तब वो कहते हैं कि मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही, तब वो कहते हैं। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए आई ओपनर है, दैट वी आर वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स स्लैब्स कंट्री। अमेरिका में आप कैलिफोर्निया चल जाइए 50 to 60% टैक्स है, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए 60% टैक्स है, और लोग बड़े आराम से देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कब टैक्स उनका कट जाता है। हमारे यहाँ केवल 30% टैक्स है, उसके अंदर हर एक के मुंह से आहा निकल जाती है, जैसे मालूम नहीं टैक्स के साथ ही मौत आ जाएगी क्या। 100 में से 30 रुपए देने हैं, उसके अंदर तकलीफ है, तो तकलीफ रही है, ये तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। निश्चित रूप से कैंसर है, दिस इज द कैंसर। आप नहीं समझ रहे कितना बड़ा ग्रो कर जाएगा ये कैंसर। उसके बाद भी सर्चेस होंगी, रेट्स होंगी, सब कुछ होगा, देन व्हाट? देन यू आर कंफर्टेबल, आप लड़ाई लड़ सकते हो, उस लड़ाई में अल्टीमेटली आप जीतोगे, ये तय है बात, बिकॉज आपने गलत नहीं किया। सो द सेकेंड स्टेप इज 100% compliances, no black money, 100% tax. Remember this. थर्ड स्टेप, वैसे कहूंगा तो 7th स्टेप, क्योंकि 5 स्टेप तो माँ बाप के और छठा हो गया व्हाइट मनी का। कोर वैल्यूज, बहुत कुछ मिलता जुलता है ये व्हाइट मनी से, परंतु थोड़ा डिफरेंट है। हर व्यक्ति को अपनी कोर वैल्यूज, मैं क्या हूं, ये एक कागज पर लिखना चाहिए और इस पर घंटों लगेंगे। मैंने जब अपनी कंपनी की कोर वैल्यू डिसाइड की थी शुभाशीष की, मुझे करीबन 150 घंटे वर्किंग 150 आवर लगे थे। जैसे मैं बैठा था, मेरी वाइफ बैठी थी, मेरा बेटा बैठा था, मेरी बहू बैठी थी, मेरी बेटी बैठी थी, जवाई साहब बैठे थे कि कोर वैल्यू कंपनी की क्या डिसाइड हो। कोर वैल्यूज में हमने हमारी कंपनी के लिए डिसाइड किया था एथिक्स फर्स्ट। एथिक्स, बिजनेस जैसी चीज में आके झूठ नहीं बोलना। बिलीव कर सकते हैं आप? इट्स इम्पॉसिबल बट इट्स अ फैक्ट। हम बिल्डर हैं, झूठ नहीं बोलते, बताते हैं कि पास वाला इतने स्क्वायर फीट का बना रहा है, इतने रुपए कम में बेच रहा है हमसे। मेरी सेल्स टीम ये बात बोलती है। हम ब्रोकर्स को अलाउड नहीं करते, बिकॉज वो अलग अलग जगह से आए होते हैं, तो कुछ गलत सलत बोल दें, डर लगता है, इसलिए ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड एट माई प्रॉपर्टी, एट माई जो मेरा डेवलपमेंट है उसमें। खुद की सेल्स टीम है और दे हैव टू स्पीक 100% ट्रुथ, दे कैन नॉट से सिंगल वर्ड लाई। बहुत मुश्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है, बिलीव मी, बट सोचेंगे तो बहुत ईजी है। अगर बच्चे को क्या प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा ना, तो वो क्या उसकी लाइफ का पार्ट बन गया। आज हमको क्या में दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने सीखा ही वो था। कैसे कैसे आ जाए ये नहीं सीखा, कैसे उड़े कैसे आ जाए ये नहीं सीखा। ये हमारी जनरेशन का दुर्भाग्य था, हमारे टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम का दुर्भाग्य था कि उसने कैसे सीधे और से उड़े और नए से वापस खे पे आ जाओ, यही सिखाया। बट अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो सिंपल क्या सिंपल ABCD सीखनी होगी, कॉम्प्लिकेट मत करिए उसको। द सिंपल ABCD इज द कोर वैल्यूज ऑफ द ग्रुप। तो हमारे कोर वैल्यूज हैं एथिक्स फर्स्ट, स्प्रेड हैप्पीनेस, हर जना आपसे मिलने वाला खुश है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं ना, 90% मैं आपको बताता हूँ आपकी तकलीफें सारी दूर हो जाती हैं। नेचर फ्रेंडली, मैं नेचर फ्रेंडली पे सर बहुत वर्क करता हूँ, आप लोग भी शायद यहाँ पे करते होंगे। जैसे हमारे यहाँ आजकल फ्यूनरल के अंदर हम लोग लकड़ी नहीं जलाने के लिए मैं प्रतिज्ञा ली थी मैंने, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं मिलने जुलने वाले सभी का कि जो गोबर से कंडे बनते हैं उसके ऊपर फ्यूनरल करने का। बहुत शुद्ध, लकड़ी नहीं जलती, एक पेड़ बचाते हो आप एक फ्यूनरल पे, 7-8 क्विंटल लकड़ी लगती है, वो पूरी की पूरी बच जाती है, प्लस इतने शुद्ध तरीके से फ्यूनरल होता है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर हमको बिल्डर भाई जो बैठे होंगे समझते होंगे, FAR मिलता है 1.75, हम यूज़ करते हैं 1.2। लोग कहते हैं महामूर्ख है, 1.75 FAR मिल रहा है, 1.2 यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ इसमें मैं बगीचा लगाता हूँ, पानी रखता हूँ, चिड़ियाओं को बुलाता हूँ, कबूतरों को बुलाता हूँ, मोरों को बुलाता हूँ, तितलियों को बुलाता हूँ,
मेरे प्रोजेक्ट में आपको 72% ग्रीन एरिया मिलेगा। लोगों को रहने में इतना आनंद आता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इनोवेटिव, आपको नया सोचना पड़ेगा। आप नया नहीं सोचेंगे काम नहीं चलेगा। नए सोचने में बहुत दिक्कतें हैं। जैसे मैं बताऊं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मैं अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट बताऊं कि हमने 2 चीज़ें ऐसे की जो हिंदुस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। नंबर 1, हमने प्रीपेड वाटर मीटर लगाया। मतलब स्मार्ट वाटर मीटर तो घरों में मिल जाएंगे, एक्चुअली में प्रीपेड नहीं मिलेगा। आप रुपए भरो, उतना पानी काम में लो। नहीं तो होता ही था कि पास वाला फ्लैट वाला तो ढोल रहा है 18,000 लीटर और मैं बिना ढोले भी उसके बराबर ही बिल पे कर रहा हूँ। अब भैया जितना तू ढोलेगा उतना तू पैसा दे, वो जितना वो ढोलेगा उतना वो पैसा दे। सो मैटर इज फिनिश्ड। और ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट हर घर में दिया है। 400 यूनिट से 400 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट दिए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा मिले, जिससे पोल्यूशन नहीं हो और एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छी चीज़ हो। बी पॉजिटिव, आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे को टांग खींच के गिरा रहा है। कोई नहीं गिरा सकता आपको। अगर आपने मेहनत की है और आप पॉजिटिव हैं, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको गिरा सके। न पॉलिटिकल ताकत, न नेगेटिव ताकत, न दुश्मन, न शत्रु, कोई गिरा नहीं सकता। पेट में आग लगी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर का है, पेट में आग लगी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं? 18 से 20 घंटे की मेहनत। आप कहेंगे कोई नहीं कर सकता, मैंने की है। जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर कार्डियोलॉजिस्ट थे, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते थे, केवल सरकारी तनख्वाह जो मिलती थी उससे घर का काम चलता था। 1983 में रिटायर हो गए। मेरी 3 बहनें थी, उनकी शादी कर दी। एक घर था हाउसिंग बोर्ड का, वो ले लिया। He said, I don't have any bank balance to support you. I said, I don't need. बोले क्या करेगा? मैंने कहा इतना गारंटी करता हूँ कि पान की दुकान भी खोलूंगा तो बेस्ट पान बनाऊंगा। Said, go ahead. मैं आपको बताऊँ, मैंने एक सीमेंट की दुकान खोली थी, मुझे याद है 1983। 23 साल का एक यंग लड़का जिसकी शादी हो चुकी है, उसने एक सीमेंट की दुकान खोली। पैसा था नहीं, 50,000 रुपये फादर ने दिए थे कि भाई इसको अगर तू गवा दे तो ठीक है और रख ले तो ठीक है, इससे जो हो जाए वो कर लेना, नहीं तो खाना खिलाने की कमी नहीं है। उस दुकान में एकदम भारी बारिश आई। वैसे तो मेरे में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी के ऐसे वाक़े हैं, बट मैं अपना वाक़या इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो एक अहम हिस्सा रखता है। तो बहुत बारिश आई, सीमेंट की दुकान में 1 ट्रक सीमेंट उतरता था। 60 रुपए की बोरी आती थी, 18,000 रुपए का 1 ट्रक उतरता था। गरम गरम सीमेंट आती थी, फैक्ट्री से पास है। सीमेंट की 1 ट्रक उतरी। उस दिन भयंकर बारिश, इतनी बारिश की हिसाब नहीं। जयपुर की रिकॉर्ड बारिश हुई थी उन 2 दिनों के अंदर। रात को 12 बजे मेरी दुकान के पीछे दुकान मालिक रहता था, उसका फोन आया, जाजू जी आपकी दुकान में सीमेंट आज उतरी थी, पानी बढ़ता जा रहा है लेवल, और अगले हो सकता है 3-4 घंटे में पानी दुकान में घुस जाए, आपकी सीमेंट खराब हो जाए। बोझा भयंकर कि मैं तो जीरो पे आ जाऊंगा। 18,000 रुपए की सीमेंट है अंदर, आज ये उतरी है और थोड़ा पुराना स्टॉक भी था, करूंगा क्या? मोटरसाइकिल उठाई, एक पुरानी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल होती थी, 2,000 रुपये में खरीदी थी उस जमाने में, उठा के और सीधे दुकान की तरफ चल दिया। साथ में एक मेरा ऑफिस में आज मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं राजकुमार, वो साथ में थे, उनको लिया घर से और दुकान पहुंच गए। दुकान पे जाके सारी स्थिति देखी। दुकान के पीछे मकान मालिक का घर था, उसके बीच में गली थी जो छई हुई थी, ऊपर से छत थी उसके, और उसने कहा कि देखो साहब मैं तो ये कर सकता हूँ, ये कमरा आपको दे देता हूँ, आप यहाँ सीमेंट शिफ्ट कर दो तो ठीक है। 5-6 सीढ़ी चढ़ के वो कमरा था और करीबन 100 फुट चलना था। तो लेबर के लिए इधर झाँका, जितने में देखा पानी बढ़ता जा रहा है। शर्ट खोली दोनों ने और उस सीमेंट की बोरी को उठा के वहाँ रखना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ 4 लेबर मिलके एक ट्रक को खाली करने में नॉर्मली 2 से ढाई घंटा लगाते हैं, हम 2 लेबर, मैं और मेरे मित्र, दोनों ने मिलके, आग इतनी लगी हुई थी कि खराब नहीं हो जाए, 1.5 घंटे के अंदर हमने वो 360 बोरियों को पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। इतनी खुशी मिली कि मैं ये भूल गया कि मेरे संग हुआ क्या है। जब घर आया, शर्ट उतारी तो उतर नहीं रही थी, बिकॉज गर्म सीमेंट के कारण से मेरी पीठ जल चुकी थी। पूरी पीठ पे यूं की यूं स्किन उतर के साथ में आ गई। मदर ने कहा ये क्या कर लिया? मैंने कहा माँ आज पहली बार जिंदगी में इतनी खुशी मिली है, ये पेन तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, इसमें शहद वहद लगाओगे और आप जो करते हो करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं 10-5 दिन में ठीक भी हो गया। बट बहुत तसल्ली थी कि उस 50,000 में से 18,000 रुपये जो खत्म होने वाले थे उसको बचा लिया। एंड उसी का परिणाम था, जब पूरा शहर सोता था, मैं रात भर एक घर में जाके देखता था कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ सीमेंट सुबह 5 बजे जाके बेचना शुरू कर देता था। विद इन 1 ईयर
It came out to be the largest selling shop in Jaipur city. मैं उस साल में मैंने जो सीमेंट बेची तो हर सीमेंट कंपनी मेरे को उधार देने को तैयार हो गई कि अरे आप तो क्रेडिट पे लो, मैं क्रेडिट पे नहीं लूंगा, आप सीमेंट के ट्रक उतरवाइए, शाम को पेमेंट कर दूंगा। क्रेडिट पे नहीं लेता था, और जहां पहले एक ट्रक महीने की बेच रहा था वहां पे मैं 20 ट्रक रोज की सीमेंट बेच रहा था उस जमाने के अंदर। मेहनत के अलावा कोई तरीका नहीं है एक एंटरप्रेन्योर के साथ। उसके पेट में आग लगी होनी चाहिए कि उसको आगे बढ़ना है, और हार्ड वर्क के अलावा कोई तरीका नहीं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा शेयर करता हूँ। मेरा भतीजा है अभय साबू, यंग लड़का है 32 साल का, जब पढ़ रहा था इंडोनेशिया से है, उसके फादर इंडोनेशिया में एक नौकरी में थे। पढ़ते पढ़ते उसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मिल गया, नसीब था उसका, क्योंकि उसने जो प्रोजेक्ट किया था उसके अंदर जिन लोगों ने प्रोजेक्ट देखा, अमेरिकन इलेक्ट्रिकल कंपनी, उन्होंने कहा कि आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करिए हमारे पैसे पे, और फिर 1 साल आके हमारे पास नौकरी कर लीजिएगा। ये बॉन्ड भरवाया उसने, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की, 1 साल उनके संग नौकरी की। फिर उसने यहाँ पे आके एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप शुरू किया। फिर उसने देखा कि मेरे को इंडोनेशिया में, क्योंकि बेसिक उसने पढ़ाई की थी बचपन की, तो इंडोनेशिया में स्टार्टअप शुरू करूँगा। उसने घर पे आकर अपनी वाइफ को ये समझाया कि मेरे को एक स्टार्टअप शुरू करना है, अगर तुम मदद करोगी तो 3 साल के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए कि मैं जब चाहूँ सोऊं और जब चाहूँ जब उठूँ। वाइफ्स बहुत बहुत सपोर्ट देती है। मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वाइफ होती है आपकी। इमीडिएटली उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ आप करिए जो आप करना चाहते हैं, मैं आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूँगी, आपके सारे सोशल वर्क मैं पूरा करूँगी, सारे सोशल वर्क का उत्तरदायित्व मैं लेती हूँ, शादी ब्याह में जाना, बर्थडे एनिवर्सरीज पे जाना, आई विल डू इट फॉर यू। दैट यंग बॉय स्टार्टेड है स्टार्टअप, और आज की डेट में वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, और उसकी नेटवर्थ है 2800 करोड़ रुपए। एक यंग लड़का है, केवल 32 साल का, कोई बैकग्राउंड नहीं था, फादर जॉब में थे, केवल और केवल मेहनत, और मेहनत करते हुए मैंने उसको देखा है आज भी। मैं आपको बताता हूँ, रात को 2 बजे वो टेबल पे काम करते करते सो जाता है, 3 बजे फिर उठ जाता है, 5 बजे फिर सो जाता है, 7 बजे फिर उठ जाता है, थोड़ा सा घूम लेता है, जिससे क्योंकि टेबल पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते करते इतना टाइम हो गया। ही इज वर्किंग फॉर एटलीस्ट 18 to 20 आवर्स। सो दैट्स काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर। अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, तो ये तो गांठ कसनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है, बनना चाहे नहीं बनना चाहे, कोई फोर्स नहीं है। बट अगर आप 14 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते, यू आर आउट ऑफ द रेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यू नीड टू वर्क फॉर 17 to 18 आवर्स अ डे इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। मैंने मेरी जिंदगी के 60 साल कभी कोई दिन मुझे याद नहीं, इसे भी मैं आज जो मैं आया हूँ आपके बीच में, इसको मैं वर्किंग मानता हूँ, कि मैंने कभी भी 16 घंटे से कम आज भी काम किया हो, मुझे याद नहीं है। आज भी मैं सुबह 8 बजे अपनी वर्किंग शुरू कर देता हूँ, रात को 8 बजे तक काम करता हूँ, रात को उसके बाद में 11 बजे से 1 बजे तक मैं अपना शेड्यूलर बनाता हूँ, सारी वर्किंग चेक करता हूँ मैंने क्या की थी और कल मुझे क्या करनी है। उससे मेरी समाज सेवा का जो वर्क है वो भी आ गया, जागृति का, और मेरा जो काम है वो भी आ गया। बट काम तो करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान ने शॉर्टकट्स बनाए नहीं। कोई आप भाग्यशाली हो और आपके कोई लॉटरी लग जाए जो 50 करोड़ में से 1 के लगती है, उसको मैं ये कहूँगा कि वो एंटरप्रेन्योर है ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉप लॉस इमीडिएटली। जैसे ही नुकसान होता दिखे उस धंधे को तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। आप नुकसान के धंधे को कंटिन्यू करते जाएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, डेट बढ़ते जाएंगे, and you will be in trouble. We have seen since 2011 500 fortune companies of India, out of that 150 have gone for bankruptcy. Why? Because they were down with heavy debts. They were thinking कि उनको लग रहा था कि जो लॉस कम मेकिंग कंपनी उनको हम प्रॉफिट में बदल लेंगे। 10 साल तक लॉस उठाते रहे, डेट उसका उठाते रहे, और एक अंत में दिन ऐसा आया जब वो सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई। सो ट्राई टू बी डेट फ्री। कोशिश करिए कि आप डेट फ्री रहें और लॉस को इमीडिएटली खत्म करें। जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है उसको रोक दें। हो सकता है आपसे गलत बात हो गई हो। बिजनेस से प्यार मत कीजिए, लगाव मत कीजिए कि मैंने ये बिजनेस कर लिया उसको बंद कैसे करूंगा, लोग क्या कहेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहेंगे
क्या आपके बिजनेस में आके वो आपको प्रॉफिट में शेयर कर जाएंगे? क्या आपके बिजनेस में आके आपको 18 घंटे मेहनत करते हैं? जो दोस्त ऐसा कहे उससे कहो कि यार 18 घंटे तू मेरी आज से 1 साल तक सहायता करना शुरू कर दे, कल से मैं तेरी बात मान लूंगा, मैं बिजनेस बंद नहीं करूंगा जो मेरे को लॉस दे रहा है। सो बी प्रैक्टिकल, स्ट्रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को धक्का लगेगा इस बात से, बहुत यंगस्टर्स को भी धक्का लगेगा, बड़ों को भी धक्का लगेगा, परंतु वो इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि दुनिया में कोई नहीं मानता, हम हिंदुस्तानी मानते हैं। और हिंदुस्तानी में जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो एक भी नहीं मानता। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आप उनसे बात कर लीजिएगा। हिंदुस्तान ने वर्ल्ड के 100 बड़े अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को पैदा किया है, स्टार्टअप्स को, उन 100 में से 100 से बात कर लीजिए। मैं टाई से जुड़ा हुआ हूं। टाई इज द बिगेस्ट संस्था जहां पे एंटरप्रेन्योर्स को मदद की जाती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है। मैं उसका चार्टर मेंबर हूं। मैं टाई के सभी सदस्यों को हिंदुस्तान के लगभग पर्सनली जानता हूं। एक भी मुझे ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं मिला जिसने इस अगले शब्द के ऊपर मुझे कहो क्या बात करते हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? अब अगला शब्द क्या है? बहुत तकलीफदायक। 95% लोगों के लिए तकलीफदायक। जैसे पहले ब्लैक मनी का था वैसे ये शब्द है, वास्तु मुहूर्त। एक भी यंग एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड का वास्तु के बारे में बात ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं वास्तु क्या होती है। हिंदुस्तान के जो टॉप 100 एंटरप्रेन्योर आज की डेट में हैं, जो स्टार्टअप जो बेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एक भी उसमें से वास्तु को नहीं मानता, एक भी, बिलीव मी। वर्ल्ड के जो फोर्ब्स 500 कंपनीज हैं उनमें से एक भी कंपनी वास्तु को जानती ही नहीं, मानना तो छोड़ दीजिए। भगवान का बनाया हुआ दक्षिण, भगवान का बनाया हुआ पूरब, भगवान का बनाया हुआ पश्चिम, भगवान का बनाया हुआ उत्तर, भगवान हर दिशा में दर्शन देंगे आपको। शिव जी को देख लीजिए, हर दिशा में दर्शन देते हैं। राम को देख लीजिए, कहीं राम का मंदिर पश्चिम मुखी है, कहीं उत्तर मुखी है, कहीं दक्षिण मुखी है, कोई उत्तर मुखी है। कहीं नहीं लिखा। हमने बना लिया कि वास्तु, क्यों? जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनके संग यही होता है, वो इन सबका सहारा लेते हैं। वास्तु खराब है, अमावस का दिन है, मैं कैसे पूजा करूं? किस्सा सुनाता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग। आरके मार्बल, शायद आप लोगों ने कहीं ने नाम सुना होगा, पाटनी जी, अशोक पाटनी। वंडर सीमेंट आती है उनकी, काफी फेमस, हमारे राजस्थान के रिचेस्ट व्यक्ति हैं वो। मेरी उनसे बात चल रही थी, अभी 7 दिन पहले हम उनके यहाँ गए थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। कहते हैं जब मैं 21 साल का था तो मैंने एक दुकान ली, पैसा नहीं था घर में, फादर ने कहा भाई ये 15,000 रुपए तो ले ले, उसने दुकान ले ली। दुकान ली तो दुकान लेने के 30 दिन बाद ही मालूम पड़ा कि इसके तो 5 पुराने मालिक रहे। उनकी हिस्ट्री अगर सुनोगे तो पैरों से जमीन निकल जाएगी। पहले की डेथ हो गई दुकान लेते के 2 महीने बाद, दूसरे की डेथ हो गई दुकान लेने के 5 महीने बाद, तीसरे के फादर की डेथ हो गई दुकान लेने के 10 दिन बाद, चौथे के ब्रदर की डेथ हो गई दुकान लेने के 1 महीने बाद, और 5वां दिवालिया हो गया दुकान लेने के 6 महीने बाद। और वो दुकान ले ली अशोक पाटनी ने, आरके मार्बल के मालिक ने। बहुत मुश्किल काम हो गया। बेचारा बड़ा घबराया हुआ, डरा हुआ, सीधे अपने फादर के पास पहुंचा। फादर बहुत लाड करते थे। पिताजी बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या हो गया? ऐसी ऐसी बात हो गई। एक खींच के थप्पड़ मारा। दुकान के कारण वो मरे हैं क्या? दुकान के कारण लॉस हुआ है क्या? इसी दुकान से तू कमा के दिखाएगा तब मैं मानूंगा कि मेरी जबान में सच्चाई है। उसी दुकान से उन्होंने अपनी लाइफ का कैरियर स्टार्ट किया। आज 5,000 करोड़ की टर्नओवर है, 1,500 करोड़ का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दूसरा, सीमेंट प्लांट लगा रहे थे हरिमोहन जी बांगड़, अपन सब जानते हैं हरिमोहन जी बांगड़ के अनन्य मित्र हैं। तो वंडर सीमेंट का प्लांट लगा रहे थे तो गए उनके पास कि सब 4 साल का टाइम मांग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T, बांगड़ साहब ने कहा 4 साल तो लगेंगे। मैंने भी लगाया था, 4 साल लगे थे। कुमार मंगलम साहब ने भी जब लगाया तो उनको भी 4 साल लगे थे, सेम क्वांटिटी का प्लांट। तो बोले कि ठीक है। आके घर पे बड़ा मंथन किया, सोचा कि बड़ा इंटरेस्ट में मर जाऊंगा। बड़ी मेहनत की, वर्किंग की, एंड ही कुड अचीव दैट इन 18 months टाइम विद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने सीमेंट प्लांट लगाया। बात यहाँ खत्म नहीं हो गई, इंटरेस्टिंग बात अब है। ऐसे एक दिन मुहूर्त करने का तय कर लिया, 13 तारीख को मुहूर्त करेंगे। चीफ मिनिस्टर को बुलाना है, गवर्नर को बुलाना है, सब लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा फंक्शन तैयार हो गया, सब तैयारियां हो गई। मित्र तो सबके होते ही हैं, बड़े अच्छे सलाह देकार होते हैं। एक मित्र ने कहा क्या गलती कर बैठे हो, अभी तो 1 महीना बचा है, अमावस है उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन रखा, इससे खराब दिन तो हो ही नहीं सकता। दिमाग कर गई, घर में बात आ गई।
4 दोस्तों से पूछा, चारों ने कहा कि बिल्कुल भैया मत करना इनॉग्रेशन, पागल हो जाओगे। फादर के पास गए, पिताजी आज दूसरी दुविधा। 58 साल के अशोक पाटनी को थप्पड़ मारा फादर ने। फिर तेरे को आज से 40 साल पहले समझाया था कि दिन पे अमावस की रात को, क्या रात को दिखाई नहीं देगा क्या इनॉग्रेशन? अमावस के दिन तो चंद्रमा नहीं दिखता ना, बाकी क्या तकलीफ है यार? क्या तेरे को दिखाई नहीं देगा इनॉग्रेशन? कम दिखाई देगा, लाइटें लगवा लेना, लाइटों के पैसे हैं तेरे पास में, कोई कमी नहीं है। बोला, मैंने डरते हुए बोला कि बाबूजी लेबर नहीं मिलेगी, 3 गुना पेमेंट करना, लेबर भी आ जाएगी। लेबर के लिए अमावस जब तक सेम पेमेंट मिलता है, 3 गुना करती लेबर सारी आ जाएगी। और यही हुआ, अमावस के दिन इनॉग्रेशन किया, खूब शानदार इनॉग्रेशन किया, सारी लेबर आई, सारे काम हुए, और वही यूनिट आज के डेट में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है सीमेंट की, इसका पैट हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज। सो प्लीज, मैंने कहा था इससे बहुत लोगों को शौक लगा होगा। मैं तो अपनी बात वो कहने आया हूं जो मुझे कहनी है, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि शौक लगे, मैं तो शौक देने आया हूं। सो वास्तु दिन लाइफ में से माइनस कर दीजिए। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, आपकी इच्छा है, मैं फोर्स थोड़ी कर रहा हूं यार। बनना चाहते हैं तो लाइफ में से वास्तु और दिन, अमावस, पूनम सब भगवान के बनाए दिन है। भगवान को जब वनवास हुआ, क्या ये देख के वनवास हुआ था? भगवान ने जब राजतिलक किया था, ये देख के कुछ नहीं होता, सब गलत है। 14 वर्ष वनवास से बनाए तो क्या उस दिन अमावस और पूर्णिमा नहीं आई थी? क्या सीता जी को अमावस के दिन हरण हुआ था? ऐसा नहीं होता। सो प्लीज, भगवान के बनाए सारे दिन हैं। भगवान के बनाए दिन के दिन बर्थडे आ जाती है, उस दिन तो हम अमावस नहीं दिखते, उस दिन तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, या नहीं करते? अमावस के दिन है क्या कोई जो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? लेट मी अंडरस्टैंड वन पर्सन, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन। सो प्लीज रिमेंबर दिस। अब एक मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करना चाह रहा हूं एंटरप्रेन्योर के लिए। बड़ी कड़वी बातें बोल रहा हूं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद माइकल जॉर्डन का नाम बास्केटबॉल के इतिहास में आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। सुना है क्या? किसी को आइडिया है माइकल जॉर्डन के बारे में? बहुत कम लोग हैं। सचिन तेंदुलकर, ये तो सुना होगा नाम। प्लीज इसके लिए तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि नाम सुना है सचिन तेंदुलकर। आपके यहाँ का है भाई। नेक्स्ट सीढ़ी है कोच, जो आज हमारे युवा संगठन ने काम शुरुआत की है। बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, आपने इतना अच्छा काम शुरू किया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कोच का क्या काम है? बहुत ही अजीब बात है। कोच क्या होता है? कोच को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्लास 4th में आप पढ़ते थे, आपको आपकी टीचर ने ABCD सिखाया। किसी ने चैलेंज किया कि ABCD क्यों सिखा रहे हो, क्या रीजन है? जब आप 4 साल के थे, एक ने भी चैलेंज नहीं किया। आप क्लास 8th में आए, उसको मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर आपको मैथ्स पढ़ाता था, हैव यू एवर चैलेंज्ड हिम? आपने कभी चैलेंज किया कि मैथ्स ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, इसका क्या होने वाला है? कोच वो व्यक्ति होता है जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को देखता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और वो एंटरप्रेन्योर्स, महिलाएं आजकल मेल मेंबर से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हो रही हैं। आपको मालूम है, जो 100 टॉप एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर, उसमें से ह्यूज नंबर्स ऑफ माय गर्ल्स एंड लेडीज ऑफ ऑल द एजेस। एक और बात बता दूं, एंटरप्रेन्योर की उम्र नहीं होती। जो हम युवा बात करते हैं वो नहीं होती। 60 साल का भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है अगर उसके पेट में आग लगी हो, सीखने की इच्छा हो। मैंने 57 साल की उम्र में बिल्डर का काम शुरू किया, पहली बार ABCD भी नहीं मालूम था बिल्डर का क्या होता है। एंड नाउ आई एम प्राउडली आई कैन से दैट आई एम वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डर ऑफ राजस्थान। सो आई वाज एंटरप्रेन्योर एट द एज ऑफ 57 आल्सो, बिकॉज आई स्टडीड। मैंने पढ़ाई की उसके लिए, मैंने पेट को जलाया उसके लिए। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए जाता था और 10 साल की उम्र से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। आपके यहीं के अचरेकर सर थे जो उनको कोच करते थे। अचरेकर ने कभी जिंदगी में रणजी भी नहीं खेला, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, वनडे तो बहुत दूर की बात है। और सचिन जिस दिन रिटायर हुए 30 एज में, तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक किस्सा सुनाता हूँ, सुना होगा शायद आपने। सचिन तेंदुलकर नॉट आउट थे रात को और उन्होंने कोच से बात की कि सर मैं कल बैटिंग करूंगा। कोच से बात कर रहा है 38 साल का व्यक्ति जो रिटायर होने जाए, इसकी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं है, अब तो कल तो रिटायर हो जाएगा भाई। कोच से बात कर रहा है और कोच ने बताया तेरा फ्रंट फुट गलत जा रहा है।
उसके बाद भी वो आउट हो गया, वो डिफरेंट बात है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, केवल कोच ही एक लाइफ में ऐसा जना है जो आपके ब्लाइंड स्पॉट को देख सकता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या? ब्लाइंड स्पॉट होता है कि आप एक सर्कल बना लीजिए, उसमें से करीबन 0.5% नॉलेज वो है जो आपको आती है, और आपको मालूम है कि वो 0.5% क्या है। क्या? जैसे आपको मालूम है आपको मराठी आती है, आपको मालूम है आपको साइकिल चलाना आता है, आपको मालूम है आपको स्कूटर चलाना आता है। दिस इज द नॉलेज यू नो दैट यू नो। ये वो नॉलेज है जो आपको मालूम है कि आपको मालूम है। अनदर मुश्किल से 0.5%, मैं 0.5% इसलिए बोल रहा हूँ, इससे कम बोलने में शर्म आती है। 0.5% वो नॉलेज है जो आपको मालूम है कि आपको मालूम ही नहीं है। जैसे आपको मालूम है आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता, आपको मालूम है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज में स्पीच देना नहीं आता, आपको ये सब आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आपको नहीं आता। ये है रेस्ट 0.5%। कितना हुआ? 1%। 99% क्या है? यू डोंट इवन नो दैट यू डोंट नो। ये 99% वो है जो आपको मालूम ही नहीं कि आपको मालूम नहीं है, और ये 99% वो है जहां आपका कोच वर्क करता है। आप केवल 1% में सीमित हो, 99% में आपका कोच वर्क करता है। उसको दिखता है ही शाम तो बहुत बगेर रहा है, मालूम ये भी नहीं है कि तसा भी इसको ABCD भी आता है क्या एंटरप्रेन्योरशिप का। आप खुद नहीं कहोगे, आप तो कहोगे सुबह बाल बनाते हो शीशे में, यार गजब कर दिया आज तो, मैंने पहली सीढ़ी चढ़ ली। नहीं, यू नीड टू हैव ए कोच। सो कोच जैसे संस्था आपकी युवा संगठन यहाँ कोचिंग कर रहा है, हैव बेस्ट ऑफ द कोचेस। एक और बात कहूँगा, आप बेस्ट ऑफ द कोचेस को सेलेक्ट कीजिए। बेस्ट मीन्स बेस्ट। उनके पास 3 चीज होनी चाहिए, सामर्थ्य, समय। समय मतलब मैं जब भी किसी को कहता हूँ ना कि आप सपोर्ट देते हैं, तो मुझे सपोर्ट देते हुए बड़ी अफसोस इस बात का होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने तो इस NGO को सपोर्ट दिया, इस समाज के इस वर्क को सपोर्ट दिया, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। आपके लिए टाइम लिमिट है। आपको मैं कह रहा हूँ, युवा संगठन है, आप फिक्स कर दीजिए 2 घंटा अगर आपको देना है तो ही आप आएंगे। नॉन सैलरी पे आ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा भला तो उनका हो रहा है जो कोचिंग कर रहे हैं। बिकॉज वंस यू कोच यू गेन द नॉलेज। बिकॉज कोचिंग करने के लिए खुद को पढ़ना पड़ता है, उसके बिना कोचिंग नहीं होती। मैं आपके पास आया, आपके पास बोलने के लिए आया। मैंने रात को जीतू जी को कहा कि मेरे को सुबह 1-1.5 घंटा चाहिए, बिकॉज मैं बात करने जा रहा हूँ 500-700 लोगों से, उनकी जिंदगी के संग खेलने जा रहा हूँ। आई नीड टाइम टू वर्क, टू प्रिपेयर। मैं कल फ्लाइट में आया था, मैं 2 घंटा केवल इसी पे वर्क कर रहा था। एवरी टाइम आई स्पीक ऑलमोस्ट 5 times a month, but every time I speak I put in almost 5 to 7 hours what to speak. So मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको कोच वो चाहिए, आपको समाज में भी कोई सपोर्ट करता है, क्लियर कट उसके बिल्कुल लिखवा लीजिए। वेडनेसडे को आप 8 बजे आएंगे, 11 बजे जाएंगे तो आएंगे। फिर ये नहीं कि मेरे को घर पे काम है, इंपॉर्टेंट काम है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अपनी दुकान जाते हैं। उस वक्त जब आपकी दुकान में इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पैसे की खुद को कमाई होती है, यहाँ पैसा देना पड़ता है, या तो दे रहे हैं अपन या एहसान दे रहे हैं। एहसान नहीं है। जब आप कुछ देते हैं सामाजिक संस्था को, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, इतना बड़ा क्रेडिट मिलता है आपको। आज जिन्होंने भी यहाँ सपोर्ट दिया, कितना बड़ा क्रेडिट मिला है उनको 1000 लोगों के सामने। अगर डॉक्टर्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने ये सब कुछ किया तो उनको क्रेडिट भी मिला, उनको धन्यवाद भी मिला। आप सोचिए आशीर्वाद कहाँ मिलता है अदरवाइज। सो यू गेन आउट ऑफ इट, यू डोंट गिव। आपका दिया हुआ नहीं, आपने जो गेन किया वो उस दिए हुए से लाख गुना बड़ा है, लाख गुना बड़ा। सो बिलीव मी, व्हेन यू गिव समथिंग, मेक श्योर दैट यू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट सब्जेक्ट मोर देन यू गिव इंपॉर्टेंस टू योर बिजनेस। अपने बिजनेस को जितने ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को दीजिए जहां आप देने जा रहे हैं संस्था को। तो जो भी कोचिंग करे वो टाइम बाउंड होकर कोचिंग करे, ऐसे नहीं करे जिससे कि वो पढ़ के आए घर से, समझ के आए कि उसको क्या कोचिंग देनी है, जिससे हमारा यंगस्टर भटक नहीं जाए, उसको गलत कोचिंग नहीं मिल जाए। वो भगवान समझ के कोचिंग लेता है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान समझ के कोचिंग ली। सो प्लीज मेक श्योर कोच इज दैट इंपॉर्टेंट जैसे अर्जुन की लाइफ में कृष्ण की इंपॉर्टेंस थी। सो कोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ कोच इन लाइफ। और एक और बात कहूंगा युवा संगठन को, अगर आप पेड कोच भी रखते हैं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छे पेड कोच होते हैं, आप बॉम्बे से हायर कीजिए, उनको पे कीजिए, महीने में एक बार आए और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करके जाए आपके साथ में। यू हैव टू पे समथिंग टू गेट समथिंग। फ्री में नहीं मिलती सब चीजें। बीइंग हम्बल,
सबसे इंपॉर्टेंट, बीइंग हम्बल। हाथ जोड़ना सबसे मुश्किल है, और उसके संग जो आपसे बहुत नीचे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे यहाँ पे छोटा सा व्यापार है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ मैं, कोई मुश्किल से छोटी मोटी टर्नओवर कर लेता हूँ। करीबन मेरे पास में 1000 जनों का स्टाफ है, लेबर है, सब मिला के। हमारे यहाँ पे उम्र से उसका पद माना गया है। मेरे यहाँ अगर मेरा चौकीदार जो कि है मेरे से 7 साल बड़ा है, मैं जब ऑफिस में घुसता हूँ तो उसको प्रणाम करके अंदर एंटर करता हूँ। वो एक चौकीदार है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं चौकीदार के पैर छूके जाता हूं तो मैं अपने बड़े के पैर, बुजुर्ग के पैर छूके जा रहा हूं। यू नीड टू बी हम्बल। लोग, किसी छोटे आदमी ने, किसी राह चलते भिखारी ने कुछ बोल दिया, आप बुरा मान जाते हैं। आपसे ताकतवर ने आपको बोल दिया, आप कुछ कह भी नहीं पाते। आप कभी यहाँ पे आकर एक सीनियर पॉलिटिशियन कुछ 2 कड़वे शब्द बोल दे, आप सुन के चले जाएंगे। और यही एक बेचारा कोई सीधा सा व्यक्ति आके आपको कुछ कह दे, आप उसको 4 बात कह देंगे। सो बी हम्बल विद दोज हु आर मच लोअर इन फाइनेंशियल कंडीशंस। हमारे यहाँ केवल उनकी पूजा होती है जिसके जेब में पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी पूजा नहीं होती। उम्र की पूजा ही नहीं है हमारे यहाँ। सो प्लीज उम्र की पूजा करना शुरू करिए। आपसे बड़े हैं, वो उम्र में बड़े हैं। आपने 2 पैसे ज्यादा कमा लिए तो क्या बड़ी बात हो गई? व्हाट इज द बिग डील? 10 जिंदगी के क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया तो आपने उससे ऊपर किया है, 9 क्राइटेरिया में तो वो आपसे बहुत ऊपर है, मच अहेड ऑफ यू। मेरा चौकीदार, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अच्छी अच्छी बातें कह जाता है। केवल पढ़ा लिखा मेरे से कम है, तनख्वाह मेरे से कम पाता है। देन व्हाट? आप जाइए, मैं अभी था न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड में मेरे कोच का ड्राइवर था 90 साल का। वहाँ पे जितने एजेड लोग हैं वो सब कोचेज और बसेस चलाते हैं, वहाँ रिटायरमेंट एज नहीं है। ही वॉज एक्स पायलट, आर्मी पायलट। तो मैंने उससे पूछा, जब वो सामान चढ़ाने लगा तो मैंने कहा रुकिए भाई, आप 90 साल की उम्र में सामान चढ़ा रहे हो, मैं चढ़ाऊंगा? नहीं 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 नहीं, डोंट टच, दैट्स माय ड्यूटी। उसने हमारे हिंदुस्तानी में जो बड़े बड़े सूटकेस होते हैं, आप जानते हैं, हम 15 जनों के इतने बड़े बड़े 18 सूटकेस, उसको उस अकेले 90 साल के आदमी ने चढ़ाया, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। एंड जब हम खाने के लिए, नाश्ते के लिए उतरते तो हर जगह वो हमारे साथ बैठा होता था। सो देन व्हाट? हम हमारे ड्राइवर को, हम हमारे घर के चपरासी को, हम हमारे सपोर्ट स्टाफ को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो कहाँ से आ गया। और बिलीव मी, उतनी ही योग्यता रखता है अपने काम को करने के लिए जितना आप अपने काम को करने के लिए। महिलाएं जितना बढ़िया खाने के अंदर योग्यता रखती हैं, आपका सपोर्ट स्टाफ उतना ही बढ़िया बर्तन मांजने की योग्यता रखता है। तो आपसे कम योग्यता नहीं है उसकी। जितना बढ़िया आपका चौकीदार चौकीदारी करता है तो आपका बिजनेस बचा हुआ है, उतना ही बढ़िया आप ऊपर मैनेजमेंट करते हो। कोई बड़ी बात नहीं कर रहे आप। सो प्लीज बी हम्बल विद एवरीवन यू मीट। एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। इसके बिना एंटरप्रेन्योरशिप आपकी खोखली है अगर आप हम्बल नहीं हैं। और अगर हम्बल नहीं तो मान लीजिएगा एक दिन ऐसा चपाती पड़ेगी आपके, ऐसा चाटा पड़ेगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। सो बी हम्बल। आप जाके एक SHO के थाने के अंदर जाके हम्बलनेस की बात मत करिए। देखिए उससे, आप 50 साल के, वहाँ 22 साल का थानेदार बैठा है, उसके जाके 4 गाली गलौज कर दीजिए जो आपने रास्ते में भिखारी के साथ किए थे। दिखता नहीं क्या? बेवकूफ, हट जाए ऐसे कह दीजिए उस SHO को, दिखता नहीं है क्या तेरे को? वो बताएगा आपको कैसा नहीं दिखता उसको। वहाँ एकदम शांत ऐसे खड़े होंगे जैसे जिंदगी में सब इस 22 साल के SHO से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। और वहाँ 60 साल के भिखारी को आप धक्का देके आए हो, या आपने एक 40 साल के सर्वेंट को डांट के, दिखता नहीं है बेवकूफ, मुंह रख जाते थे, दूध गिरा दिया मेरी शर्ट के ऊपर, पागल है क्या? प्लीज स्टॉप दिस। आप अपने बूते गेम जीत सकते हैं, चैंपियनशिप नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंटरप्रेन्योर अकेला कभी जीत नहीं पाएगा। He has to build a team and every member of the team is that important जितना वो खुद important है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, माइकल जॉर्डन का किस्सा मैं आपको कह रहा था, बास्केटबॉल प्लेयर।
बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेलने गया, बहुत बढ़िया खेलता था, सिंगल ड्रिबलिंग के अंदर उसने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां 18 बास्केट बनाने के अंदर लोग वाह वाह कर जाते थे, उसका एवरेज था 35 से कम उसने कभी बास्केट नहीं बनाई। एक बार उसने 64 बास्केट बना ली, 64। उसको अहंकार हो गया, उसके कोच ने कहा तेरी टीम फिर भी हार गई। यू आर प्लेइंग अलोन, यू कैन नॉट विन, यू कैन विन द गेम बट यू कैन नॉट विन द चैंपियनशिप। कोच चेंज किया गया, जॉर्डन से बाहर एकदम उतार दिया गया कि अगर आप बास्केट के पास नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे बास्केट, दूसरा बनाएगा। उसकी खासियत थी माइकल जॉर्डन की, वो कोच के अलावा किसी की नहीं सुनता था, कोच को भगवान मानता था। नेक्स्ट गेम से उसने अपना गेम टोटली चेंज किया एंड बिलीव मी हिज टीम बिकेम द रिचेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और जो उसके टीम के 6 मेंबर थे जिनका कहीं नंबर ही नहीं था, वो अकेला रिचेस्ट में होता था, बाकी कोई आता ही नहीं था उसको। जैसे सपोज करिए $2 मिलियन मिल रहा है पर मंथ, बाकी टीम को $2 लाख भी नहीं मिलता था पर मंथ। एक टाइम ऐसा आया 3 साल के अंदर अंदर, जबकि उसकी टीम के 5 खिलाड़ी वर द रिचेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सो दैट इज टीम स्पिरिट, ये है टीम भावना। टीम में हर एक आदमी की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। और यहाँ जब मैं टीम की बात करता हूँ तो मैं चौकीदार और क्लास 4 सर्वेंट की भी बात करता हूँ, वो आपके टीम के मेंबर। रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस। अपनी कमजोरियों को मजबूती में बदलिए। जो जगह आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, उनके पर वर्क कीजिए। आपकी हेल्थ फिटनेस नहीं है, उस पर वर्क कीजिए। जो कमजोरी के एरियाज हैं उन पर वर्क करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बिकॉज आपको मालूम पड़ेगा कि जहां मैं वीक हुआ पड़ा था, वो सब एरियाज मेरी स्ट्रेंथ बनते जा रहे हैं। और कुछ कमजोरियां ही आपको बिजनेस में पीछे ले जाती हैं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स वीक है, मैथ्स पे वर्क करिए। आपको लगता है कि अकाउंट्स वीक है, अकाउंट्स पे वर्क करिए। आपको लगता है आपका आईटी वीक है, आईटी पे वर्क करिए। स्टार्ट लर्निंग। रात को 1.5 से 2 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज बोथ। यंग बॉयज का मतलब 50 साल का वो एंटरप्रेन्योर भी मैं उससे बात कर रहा हूं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। 60 साल का एंटरप्रेन्योर जो मेरी उम्र का है, वो भी एंटरप्रेन्योर से मैं बात कर रहा हूं। मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूं। मेरे कोच ने अभी मेरे को कहा कि आप पढ़ने की आदत डालिए। मैंने इतनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, इसका कोई हिसाब नहीं है। एवरी डे नाइट आई स्टडी फॉर 1.5 to 2 hours. सो स्टार्ट रीडिंग। जब भी कोई नीचे दिखाने की कोशिश करे, पैर खींचने की कोशिश करे, रिपरकशन मत करिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके अंदर। डिस्कस करते हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास तो 11 घंटे हैं, 11 में से 15 मिनट आपने डिस्कशन में वेस्ट कर दिए। फालतू के पॉलिटिकल डिस्कशंस में, आप मोदी बनने वाले में, आप राहुल गांधी बनने वाले डिस्कशन पे पूरा दिन निकाल देंगे, फोन पे पूरा दिन निकाल देंगे, व्हाट्सएप पे पूरा दिन निकाल देंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक एंटरप्रेन्योर क्या हेल्प करेगा? फॉरगेट अबाउट इट, डोंट डिस्कस, स्टॉप सीइंग द न्यूज। सबसे बड़ा घातक काम है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में न्यूज देखना। नेवर सी द न्यूज। जैसे कि भाई साहब ने कहा 5 मिनट पेपर पढ़ लीजिए, फिनिश्ड। वो भी अपने काम का इकोनॉमिक टाइम्स का पेज निकाल के पढ़िए। क्या फर्क पड़ जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर कि यूपी के अंदर ये हो गया और एमपी में हो गया। अपडेट होना है, 5 मिनट के अंदर शॉर्ट न्यूज आती है, पढ़ लीजिए, खत्म हो गया किस्सा। यू कैन नेवर हैव एन ऑफ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में ऑफ डे नहीं आता। मैं बोल सकता हूं, परमिशन है ना सर? मैं थोड़ा सा लंबा जा रहा हूं। जिंदगी में कभी ऑफ डे नहीं आता एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। नेवर ऑफ डे। ऑफ डे आता तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ऑफ डे का मतलब क्या है? खराब दिन। छुट्टी का दिन से नहीं कह रहा मैं। आपका दिन आज खराब हो गया, ऐसा एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होता ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, उस दिन वो जाके देखता है कि आज अच्छा क्यों नहीं हुआ। लेट मी अंडरस्टैंड क्यों नहीं अच्छा हुआ। ये बातें ज्ञान के लिए अच्छी लगती हैं, आपको भी लगेगा, बट एक बार लाइफ में करके देखिएगा, कोई दिन खराब होता ही नहीं। कुछ नेगेटिविटी हो गई, सोचिए इसको कैसे पॉजिटिव करूं। किसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, सोचिए इसको कैसे पॉजिटिव में लेके आऊं। सो नेवर हैव एन ऑफ डे। ट्रस्ट योर टीम एंड डेलीगेट। अपने टीम के हर मेंबर पे ट्रस्ट कीजिए और उसको काम दीजिए। सारे काम खुद मत करिए, नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप 100% एफिशिएंसी के तक करें, उसकी एफिशिएंसी लेवल 70% हो। मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जगह काम करने लग जाऊं तो हो सकता है
मेरी एफिशिएंसी घट के 20% ही रह जाए। सो लेट देम डू देयर वर्क। हो सकता है उसके अंदर वो 2% की गलती भी कर दें, बट वो 80% आपको बेटर बनाएंगे। सो डेलीगेट करिए और विश्वास करिए जिसको डेलीगेट किया है। आपने सपोज को डेलीगेट किया अकाउंट्स वो करे तो अकाउंट्स करने दीजिए उसको। यस, योर चोजन एबिलिटी शुड बी देयर। आपने सही आदमी काम के लिए चूज किया है ना, जब किया है तो डेलीगेट कर दीजिए। जैसे अब ये युवा मंडल को आपने डेलीगेट किया है तो देखिए ना कितना शानदार कर रहे हो। यही अगर आज जो हमारा बड़ा मंडल के जो बड़े सदस्य हैं वो सोच लेते कि अरे यार ये छोरे छपाटे क्या करेंगे, तो क्या कर पाते। आज दे आर डूइंग वंडरफुली वेल बिकॉज दे हैव बीन गिवन द वर्क, दे हैव बीन डेलीगेटेड विद द वर्क। सो डेलीगेट द वर्क। रात को सोने से पहले शेड्यूलर बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। शादी है घर में गमी है, घर में फंक्शन है। रात को सोने से पहले शेड्यूलर बनाइए कि कल मुझे क्या करना है और आज मैंने जो किया उसमें से क्या नहीं किया। 20 काम लिखिए, 4 काम वो जो कल करने थे नहीं हुए वो भी लिखिए, 24 हो गए। कोशिश करिए सेम डे के काम सेम डे खत्म करूं, नहीं हो पाते बिकॉज आप एग्जॉस्टिव लिखते हो, ज्यादा लिखते हो। फिर 24 काम में से देखिए कितने हुए, आज 16 हो गए। वो किए बिना मत सोइए, इतना इंपॉर्टेंट है। रात को ब्रश करना, रात को मैं बाथरूम वॉशरूम जाके सोता हूं, वो करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है शेड्यूलर बनाना। 95% of the people, the entrepreneurs, they don't follow this, and if you don't follow this, these are the steps। मैं आपको बताऊं ये steps हैं। एक भी स्टेप मिस आउट करते हैं ना, आप धड़ाम से नीचे गिरते हैं। सो नेवर मिस मेकिंग शेड्यूलर्स बिफोर यू स्लीप। मेक द शेड्यूलर, आज क्या किया करना था, क्या किया और कल क्या करना है, उसको डिवाइड कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू टुडे। मेरी डायरी के अंदर मैं लाया नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता था, मुझे मालूम नहीं था, नहीं मैं पीवी प्रेजेंटेशन भी आपको दे सकता था। बकायदा उसमें लिखी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू टुडे, आज ये करना है और आज ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। एक ऐसा है कि अर्जेंट है बट आज करने लायक नहीं है, सेकंड कॉलम बनाइए। एक ऐसा है कि इस महीने में कर लूं मैं, ऐसा है। और एक ऐसा है कि जो मेरे को डेलीगेट करना है, मुझे नहीं करना। चारों कॉलम में उनके नाम, ये काम है ये मेरे को डेलीगेट करना है आर के शर्मा को, ही इज माई अकाउंटेंट। ये काम है मेरे को डेलीगेट करना है फला जने को, ही इज माई दिस वर्क। ये काम मुझे करना है, फला जगह मेरे को जाना है, ये मेरे को करना है। तो इस तरह से कॉलम बनाइए, डिवाइड करिए और नेक्स्ट डे वापस उस पर आधा घंटा मिनिमम लगाइए। मैं 1 घंटा लगा, आप आधा घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, बट 1 घंटा लगाना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। बुक्स पढ़िए। अगेन बहुत मुश्किल काम दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल टॉपिक है। आप कहेंगे बुक पढ़ने का काम खत्म हो चुका, आईटी का युग है। मैं आपको बता दूं जितने एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड के हैं, जितने हिंदुस्तान के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे के सारे किताब पढ़ते हैं। और एक किताब है जो मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, यंगस्टर्स, स्केलिंग अप। वर्ने हर्निश की किताब है ये। रॉकफेलर प्रैक्टिसेस के ऊपर ये किताब लिखी गई है और फोर्ब्स 500 कंपनीज के हर व्यक्ति की ये किताब पढ़ी हुई है। आपको आश्चर्य होगा। स्केलिंग अप नाम है किताब का, स्केलिंग अप। हिंदी में भी मिल जाएगी, हिंदी रूपांतरण मिल जाएगा, इंग्लिश में भी है। बहुत डिफिकल्ट बट बहुत शानदार किताब है। एक एक पेज पढ़ने के ऊपर, जो एक पेज एक दिन में सोचता है मैं पढ़ ले, 1 घंटे में पढ़ लेगा, नॉवल नहीं है। आपको एक पेज पे 2-2, 3-3 घंटे लगेंगे। 235 पेज की किताब है। एंटरप्रेन्योर के लिए एक मस्ट बुक है, मस्ट। स्केलिंग आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और मैं युवा संगठन से कहूँगा कि प्लीज़ अगर हो सके तो इस बुक को अपनी एक लाइब्रेरी जरूर बनाएं। उसमें कुछ अच्छी बुक्स आप बोलेंगे तो हम आपको वहाँ से रेफर कर दिया करेंगे, बेस्ट ऑफ द बुक्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। वो रखिए और मेक श्योर करिए। हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। जब ये बुक मार्केट में मैंने आई और मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि हमारे सारे HODs को बुला के मैंने कहा 13 HODs हैं कि आप सबको किताब पढ़नी है। क्यों? क्योंकि किताब में लिखा हुआ था कि जब तक टॉप लेवल पर सारे लोग एक जैसा नहीं सोचेंगे जब तक आपका वर्क नहीं होगा। 13 में से बॉस को मना तो कोई कर नहीं सकता, हाँ पढ़ेंगे सर पढ़ेंगे। टाइम लिमिट दी 1 महीना, 1 महीने बाद में पूछा तो 13 में से 2 ने पढ़ी थी केवल। मैंने कहा वंडरफुल, यू लिसन टू योर बॉस वंडरफुली वेल। सो व्हाट नेक्स्ट? इस महीने की सैलरी मेरे यहाँ पे एक कायदा है कि महीने का जो लास्ट दिन होता है, जैसे 30 तारीख का महीना है सपोज करिए जून का,
तो 30 तारीख को जब मेरा आदमी अपने घर पहुंचता है तो उससे पहले उसकी सैलरी क्रेडिट हो चुकी होती है उस महीने की। ये दिमाग नहीं लगाता कि छोड़ देगा तो क्या होगा और कैसे रोकूंगा और क्या, नेवर, प्रैक्टिस में नहीं है। छोड़ेगा वही जो आप समझ लो कि आपसे खुश नहीं होगा या अपनी तरक्की पे जा रहा है, बोथ आर फाइन विद मी। उसको मालूम है उसको 1 महीने का नोटिस देना है, इसलिए नो प्रॉब्लम्स। 30 तारीख को सैलरी दे देता हूँ। मैंने कहा 30 तारीख की सैलरी पहली बार नहीं मिलेगी किसी को। क्यों नहीं मिलेगी? कि आपने स्किलिंग अप नहीं पढ़ी है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप छोड़ना चाहें तो जॉब छोड़ सकते हैं, स्किलिंग अप पढ़ना नहीं छोड़ सकते हैं। स्किलिंग अप सबने पढ़ी। स्किलिंग अप पढ़ने का फायदा यह कि जो हमारी HOD मीटिंग 4 से 5 घंटे चलती थी, हर मंडे को हमारी HOD मीटिंग होती है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट का काम पेश करता है 1-1 घंटे के अंदर। वहाँ हमारी 4 घंटे की मीटिंग 40 मिनट में संपन्न होना शुरू हो गई, क्योंकि सब एक लेवल पे आ गए हैं, हाउ टू गो हार्ड। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड गुड बुक्स, एंड द स्टार्टिंग बुक आई एम गिविंग यू इज स्केलिंग अप। स्केलिंग अप में वहाँ से शुरुआत है कि 2 जनों के उद्यमी से लेके आप 2000 की टीम पहुँचते हैं, आप 2 लाख रुपए की टर्नओवर से लेके जब 2000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुँचते हैं तो क्या करना है आपको। इस बुक के अंदर दिस इज द बाइबल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। IB एजुकेशन सिस्टम, बहुत अजीबोगरीब बात है ये भी। IB एक बोर्ड है, बड़ा अजीबोगरीब बोर्ड है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को समझना होगा। बहुत कम अभी इस बोर्ड के स्कूल्स कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। ये वर्ड में प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत मदद करेगा। अगर बच्चों को IB एजुकेशन के अंदर डाल सकें ग्रेजुअली, मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में चेंज आएगा, बट फ्यूचर इज IB एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे का मानसिक विकास बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट स्टेप बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार्ट डोनेटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्ट गिविंग। वॉरेन बफेट ने शेयर किया, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी में से एक है, 60 साल की उम्र तक उसका ग्राफ यूं चल रहा था कमाई का। अभी वो 88 का है या 90 का हो गया होगा, एग्जैक्ट में कोई याद नहीं है। 60 के बाद उसका ग्राफ यूं बढ़ना शुरू हुआ और वो बढ़ता ही चला गया। उसने शेयर किया अपनी बुक में, द मोमेंट आई स्टार्टेड डोनेटिंग आई स्टार्टेड अर्निंग मोर। जैसे जैसे मैंने डोनेट करना शुरू किया, मेरे डोनेशन का और मेरा अर्निंग का ग्राफ एक साथ चल रहा है। आप जब जब डोनेट करते हैं आप में हम्बलनेस आती है। जब जब आप डोनेट करते हैं आपके दिल को एक बहुत सुकून मिलता है और आप बेटर वर्क कर पाते हैं। आपको लगेगा कि मैं तो अभी 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, क्या डोनेट कर दूँ? 5,000 रुपये मिनिमम। 1 लाख हमारे मिनिमम 10,000 रुपये हर महीने निकालिए। ये नहीं कि टैक्स भी दिलवा दिया कि हमें जाजू जी अच्छे 30% टैक्स भी दिलवाते हैं, 10% डोनेशन की बात करते हैं। घर क्या लेके जाऊंगा? घर आप ग्राफ लेके जाएंगे जो यूं जाएगा। सो बहुत सारे खर्चे के काम भी बता रहा हूं, बट साथ में ये एंड में गारंटी कर रहा हूं कि ग्राफ तो यूं ही जाएगा, इसके अलावा किसी भी तरह से नहीं जा सकता। गुड वर्क इज ऑलवेज अ मस्ट। जब मैं 40 साल का हुआ, मेरे फादर ने कहा कि आप अपना NGO का काम आज से शुरू करेंगे। मेरे को कह रहे थे वो, 38वीं बर्थडे पे याद दिलाया, 39वीं बर्थडे पे याद दिलाया। आप लोग भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए, मैं आपको सबको ये कह रहा हूँ, बच्चों को कहिए कि 40 साल की एज हो गई, अपने लिए बहुत कर लिया, अब कुछ समाज के लिए। 40 साल की उम्र में मैंने जागृति की शुरुआत की 26 जनवरी 2020 को। बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, कैंसर डिटेक्शन पे। हम लोग केवल स्लम्स में काम करते हैं, कच्ची बस्तियों में काम करते हैं, जहां सबसे बड़ा गरीब वर्ग रहता है। जब मैंने काम शुरू किया तो कैंसर पे काम किया तो देखा कि कैंसर सर्विक्स पे हम काम करते थे। हमारे पास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, गोलियां देते थे, गोलियां बाजार में बिकने आ जाती थी। जब हम महिलाओं से मिले तो मालूम पड़ा, वो कहती हैं कि खाने को रोटी नहीं थी, रोटी खानी थी, इसलिए गोली बेच दी। बहुत तकलीफ हुई। कच्ची बस्तियों में सफाई करते थे, वापस वही हालत हो जाती थी।
स्टील की जालियां, लोहे की जालियां चोरी हो जाती थी जो नालियों में लगाई थी। पूछा किसने चोरी की है, आके बता देते थे कि सब घर में खाने को रोटी नहीं थी, बेच दिया और रोटी मंगाई। तकलीफ बहुत थी, परंतु ये सोचा कि ये नहीं ऐसे पूरी होगी। केवल एक तरीका समझ आया, वो था एजुकेशन। मात्र एजुकेशन ही एक चेंज ला सकता है और कुछ नहीं ला सकता। उस दिन से बीड़ा उठा लिया कि मेरी पूरी जनरेशन लग जाएगी और मैं समुद्र में एक बूंद का भी काम नहीं कर पाऊंगा शायद, परंतु वो जो एक बूंद है, कम से कम मैं सेटिस्फाइड हूँगा कि मैंने अपना रोल मेरे जाने से पहले पूर्ण किया। और मैंने कच्ची बस्तियों में जाके विजिट करना शुरू किया। सुबह 6 बजे से 8 बजे कच्ची बस्तियों में हम लोग जाते हैं, मेरी टीम जाती है। एक एक घर का हम डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स। डाटा कलेक्शन के बिना बिजनेस में मत घुसिएगा। मैं आज सुबह जितेंद्र जी से बात कर रहा था बिल्डर इंडस्ट्री की। डाटा इज द सोर्स ऑफ एवरी बिजनेस। अगर बिल्डर हूं तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा मकान खरीदने वाला कौन होगा। क्या मेरे पास अहमदनगर का पूरा डाटा है? अगर मेरे पास डाटा है तो मैं नेक्स्ट स्टेप लगाऊं, 6 महीने पहले के डाटा इकट्ठे करने में लगाऊं कि क्या वो बिजनेस यहाँ पे वर्केबल है। एक एक घर खुद जाऊं, मेहनत करूं उसके ऊपर। मालूम पड़ेगा कि आपको कि 70-75% लोग ऐसे हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ तक का घर खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। केवल 5% हैं जो 2 करोड़ 3 करोड़ के घर खरीद सकते हैं। आपको एकदम चेंज हो जाएगा कि मेरे को ये बड़े घर में किसके लिए बना रहा हूँ, केवल उन 5% के लिए। दैट इज नॉट देयर। सो वर्क फॉर द क्लास विच इज गॉट द हाइएस्ट नंबर, 70%, 80%, 90%. सो हैव डाटा। सो हमने डाटा के ऊपर वर्क किया। हर कच्ची बस्ती में जाके तो मालूम पड़ा इस कच्ची बस्ती में 350 बच्चे हैं, केवल 20 स्कूल जा रहे हैं, 330 स्कूल ही नहीं जा रहे। ये कच्ची बस्ती अपनी कर्मस्थली है, ये सोच के पहले स्कूल शुरू की। 40 बच्चों से शुरुआत की। 3 साल में कसम खाई थी कि इस कच्ची बस्ती का एक एक बच्चा स्कूल आएगा। बहुत मुश्किल था क्योंकि उनको कपड़े देते वापस चले जाते, ड्रेस लेके चले जाते, आते नहीं। क्योंकि कचरा बेच के रोज के 100 रुपए कमाते थे, माँ बाप को कंट्रीब्यूट करते थे, 75 रुपए कमाते थे। 5 साल की उम्र से लेके 15 साल का बच्चा, या पिताजी के दारू के अंदर कंट्रीब्यूट करता था। पिताजी कहते थे दारू चाहिए तो मारते थे, लेके आ कमा के। और वो बेचारा कच्ची बस्ती से कचरा बीनने निकलता था, एक थैली लिए हुए उसमें कचरा इकट्ठा करता था, बेचता था। बोला मैं नहीं आऊँगा, पापा मारेंगे। पापा को समझाया। फाइनली उस कच्ची बस्ती में, जिस पहली कच्ची बस्ती में उन्होंने वर्क किया, 3 साल में 358 से 358 बच्चों को हम स्कूल लाने में सक्षम हुए। एंड बिलीव मी, वो क्लास आज 12th क्लास में आ गई। मेरे यहाँ के बच्चे, मेरे यहाँ की एक बिटिया है जिसको बड़ी मुश्किल से मैं लेके आया था, जिसके घर में लाइट नहीं है, पेंटर की लड़की है, पेंटर 6-7 हज़ार रुपये कमाता था। उस बच्ची ने 3 बहनें हैं, बड़ी बच्ची आई एंड शी टॉप्ड राजस्थान लास्ट ईयर विद 97% मार्क्स। घर में बिजली नहीं है आज भी, केवल स्कूल में पढ़ती है। आपके और मेरे बच्चे हैं वैसे के वैसे इन कच्ची बस्तियों के ये बच्चे हैं, उन हरिजनों के बच्चे, उन काम करने वालों के बच्चे। हम कहते हैं बाप दारू पीता था, लेगा क्या करें। अरे बाप दारू पीता है, ये उसकी बदनसीबी कि उसने एजुकेशन नहीं ली यार, उसको क्यों आप डांटते हो, क्यों गाली देते हो? वो अपनी उम्र खत्म कर रहा है। एक कच्ची बस्ती कठपुतली नगर, 9,000 की आबादी। आपको आश्चर्य हुआ, उसमें एक भी आदमी ने आज तक 60 साल की उम्र क्रॉस नहीं की, क्योंकि हर एक आदमी दारू पीता है, कच्ची दारू पीता है, मर जाता है। कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा दुख है। आप उनको गाली मत दीजिए, उन्होंने सीखा यही, देखा यही, उनको नहीं मिली एजुकेशन। नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट कीजिए जिससे वो बाप को रोके, जिससे वो माँ को रोके। वो हमने बीड़ा उठाया। हर घर में जाके आज एक एक करके आज 5350 के करीबन घर हैं जहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। एंड वी गिव देम बेस्ट ऑफ द ड्रेसेस। कोई हल्की चीज़ नहीं देते। कॉडलर की यूनिफॉर्म, लिबर्टी का जूता पहनेगा, मेरा बच्चा क्लास 1 से कंप्यूटर पर वर्क करेगा, मेरा बच्चा बेस्ट ऑफ द टॉयलेट में जाएगा, बेस्ट ऑफ द वाटर पिएगा। मेरे बच्चे की क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है। हमारे यहाँ की जो क्लासेस हैं बेस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल से कॉम्पीट करती है। मेरा बच्चा डिबेट में जाता है, मेरा बच्चा ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है नेशनल लेवल के ऊपर। एंड बिलीव मी, दिस चिल्ड्रन आर गोइंग टू चेंज। आप हर एक से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि सारे के सारे IIT में जाएंगे। अगर वो आर्ट में बैठा है उसको आर्ट में आगे जाने दीजिए, अगर वो साइंस में बैठा है उसको साइंस में जाने दीजिए, उसको अपनी दिल की करने दीजिए। लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। आपको इतना आनंद आएगा जितना आप सोच नहीं सकते। 2014 की बात है, शायद गलत लिखने में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे थे, जैसे न्यूज़ आपने सुनी मैंने सुनी।
एक दिन शाम को मेरी वाइफ का बर्थडे था, हम लोग बर्थडे मनाने 26 अगस्त को बाहर गए हुए थे। इतने में फ़ोन आया कि पीएमओ से बोल रहे हैं, सैटरडे का दिन था, रात को 9 बजे, आपको सेलेक्ट किया है जापान प्रधानमंत्री के संग जाने के लिए। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री को कोई रिश्ता नहीं, कोई पॉलिटिकल मेरा कोई जान पहचान नहीं, मेरे को क्यों सेलेक्ट किया? मैंने कहा कोई झूठ बोल रहा है, फ़ोन काट दिया। सेकंड फ़ोन आया कि मैं अंडर सेक्रेटरी बोल रहा हूँ पीएमओ से, एंड यू आर पार्ट ऑफ द टीम विच इज़ गोइंग टू जापान विद द प्राइम मिनिस्टर, और आपको इसके लिए अपनी तैयारी करके सुबह तक हमको पेपर्स डॉक्यूमेंट्स भेजना है। एंड इफ यू वांट टू सी माय नेम यू कैन गूगल एंड सी माय नेम एंड टेलीफोन नंबर। आई गॉट इट, समथिंग इज देयर। तो मैंने उनको कहा क्या क्या पेपर भेजूँ, वीज़ा कैसे होगा? आप तो 30 तारीख को जाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आज 26 अगस्त की रात है, 27 को संडे है। बोले आप चिंता मत करिए, पीएमओ से 2 घंटे में वीज़ा हो जाता है, आप पेपर्स भेज दीजिए। नेक्स्ट डे हमने पेपर भेजे, वीज़ा हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर की तारीफ आपको करना चाहूँगा, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरे को मतलब नहीं, परंतु जो अच्छी चीज़ है उसको ज़रूर बताना चाहूँगा। कोई सिफारिश नहीं थी, आई वॉज सेलेक्टेड एट रैंडम बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद द स्लम्स। मैं स्लम्स में काम कर रहा था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये कहा गया मुझे कि आप 52 लोगों में से एक हैं। डॉक्टर त्रेहान भी जा रहे हैं, कुछ बिजनेस हाउसेस भी जा रहे हैं, सभी तरह के लोग थे उसमें, कुछ पेंट करने वाला भी था, हर तरह का आदमी था। और आपको मज़ेदार बात ये लगेगी कि उन्होंने साफ कहा कि जहाँ आप ठहरेंगे उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, फ्लाइट का खर्चा अपना उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं उठाएगी। अगर आपकी हैसियत नहीं है तो बात अलग है। उससे पहले सारे का सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम मान दिया जाता था। जो फोटोग्राफर्स की और प्रेस की पूरी फ्लाइट भर के जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे पे। केवल प्रेस्ट ऑफ इंडिया के केवल 2 आदमी थे, प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी थे शर्मा जी, और एक उनका सबऑर्डिनेट था। They were the only 3 people going to Japan from India with proper preparation. Back to back preparation थी। यहाँ से पेपर्स जो चाहिए 1 सेकंड में मिलते हैं, मेल्स होती है ना। Why you need people? खर्चा लगता है। जब हम गए, हमारे खर्चों पे गए, प्रधानमंत्री के संग जब घूमे तो अंदाजा लगा काम किसे कहते हैं। ये व्यक्ति कितना देश के लिए लगा हुआ है, उसको और कोई चीज़ से लगाव नहीं काम के अलावा। सुबह 6:30 बजे वर्किंग स्टार्ट हो जाती थी। ब्रेकफास्ट हम करते थे, वर्किंग ब्रेकफास्ट, लंच करते थे, वर्किंग लंच, डिनर करते थे, वर्किंग डिनर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी वैसा ही कर रहे हैं। एक भी लंच उसमें ऐसा नहीं है कि वो लंच खा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। वो लंच खा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के संग गपशप करते हुए लंच खा रहे हैं और काम कर रहे हैं। सेम थिंग्स वी वर सपोज टू डू। रात को 11 बजे आके थके हारे आते थे। मैं सोचता था यार मैं थक गया, सोचता था प्रधानमंत्री 10 साल बढ़ा है, वो थक गया, तब भी वो काम कर रहा है ना, साथ साथ ही तो निकले। हम रिपोर्ट बना के भेजते थे, रात को रिपोर्ट उन तक पहुंचती थी, वो रिपोर्ट पे अपने रिमार्क्स देते थे और सुबह 5:30 बजे हमारे पास रिमार्क्स होके आ जाता था कि ये आपकी रिपोर्ट्स में कमियां हैं। इमेजिन दैट मैन एट 5:30 इन द मॉर्निंग व्हेन ही स्लीप्स। और एक दिन तो आश्चर्य हुआ कि सुबह 6 बजे मालूम पड़ा कि वो वहां के सम्राट से मिलने सुबह 6 बजे उनके घर चले गए, क्योंकि सम्राट भी जल्दी उठते थे, तो मोदी जी भी जल्दी उठ गए। हमारी हालत ये होती थी कि 11-12 बजे तक इतने थक्के चूर होते थे कि लगता था सुबह 5 बजे कैसे उठेंगे। बट व्हेन आई सॉ दैट मैन आई सेड यस यू नीड टू वर्क। हो सकता है उनके काम में कुछ गलतियां भी हो रही हो, खराबियां, देन व्हाट, काम करेंगे तो गलती होगी ना यार। 100 काम करोगे तो 2 गलती तो करोगे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दैट? बट ही मीन्स बिजनेस, ही मीन्स कच्चा रुपया बंद, ही मीन्स जीएसटी शुड बी फॉलोड। आज जीएसटी के बेटे आज कितना बड़ा कलेक्शन हिंदुस्तान कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ही नीड्स पीपल टू सपोर्ट हिम टू मेक ए डिफरेंट इंडिया। आई एम ऑल फॉर दैट पर्सन एज ए पर्सन। आपके गडकरी साहब क्या बात करते हैं, मजा आ जाता है, सुन के तबीयत खुश हो जाती है। दिस इज अ मैन में प्राइम मिनिस्टर मटीरियल, ही टॉक्स सेंस। अगर एक्चुअल बात करनी है एंटरप्रेन्योरशिप की तो करिए गडकरी साहब से। ही नोज व्हाट ए यंगस्टर शुड डू। जागृति के बच्चों के लिए उसके बाद सोचा कि अब 12th पास करेंगे, अब क्या? तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है अभी, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच निकल के आ गया। उन सब बच्चों को मेरी HR टीम मिलती है, टीचर्स के संग मिलती है, जिस क्षेत्र में उनको चाहिए उस क्षेत्र में हमने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया है विद स्टाइपेंड। स्टार्ट डूइंग दैट। एक छोटा सा वीडियो मेरे जागृति के स्कूल के बच्चों का जो मेरे दिल से बहुत प्रिय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस वीडियो को दिखना है, लेकिन उससे पहले पवन जी 1 मिनट रुकिए। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा काम किया है। मंच संचालन में गोविंद जी और श्यामा जी, बहुत सुंदर मंच संचालन था आपका। जयपुर तक आपकी यादें लेके जाऊंगा मैं। रामाकृष्ण अर्बन क्रेडिट बैंक, you support for blood donation for years, almost a decade. Thank you very much for that.
पलक और हर्ष, आपने इतना सुंदर डांस किया गणेश वंदना का, मैंने वीडियो ली है, मैं जयपुर में जाकर दिखाऊंगा लोगों को। सुलोचना भाभी जी और राजकमल मनियार भाभी जी, बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत मधुर आवाज में गाया। महेश वंदना में भूषण जी मालूम अद्भुत हो आप, यू आर एन असेट टू अहमदनगर। आपने 6 बच्चों के साथ जिस तरह से महेश वंदना की, आप वंदनीय हैं। इवन जो महेश पूजन में आपने गाया, आरती गाई, कहने को आरती थी बट इतनी सुंदर आरती गाई कि सब हर जने का मन था कि वो आरती आपके साथ गाए। डॉक्टर साहब प्लांटेशन में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में दिव्यांग के लिए, HIV पॉजिटिव केसेस के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, पूजनीय हैं आप डॉक्टर रविंद्र सोमानी जी। और बहुत खुशी है कि मेरे साथ के स्वागत अध्यक्ष इतने अच्छे हैं कि सुन के तबीयत खुश हो जाती है। कैरियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, गोविंद जी, दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अहमदनगर, आई एम टेलिंग यू टुडे। और इसके ऊपर जो भी सपोर्ट आपको चाहिए जयपुर से, ऑनलाइन आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपने रिकॉर्ड की है तो इसको देखिएगा, शायद आज से कुछ वर्ष बाद आपको उसमें से कई कड़वी चीज़ें सच लगने लगेंगी, बहुत सारी कड़वी चीज़ें। पहले 5 स्टेप मधुर बहुत है लेकिन बहुत मुश्किल है, और सबसे इजी भी, मत भूलिएगा। वाइट का स्टेप जो मैंने कहा है मत भूलिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं लाइफ के, जो आपको लाइफ में बहुत बहुत सपोर्ट देंगे। और एक और बात बोलूँगा, आप सबके अलावा आपकी बैक ऑफिस जो सपोर्ट था, जो आपके कर्मचारी जिन्होंने ये जगह क्रिएट की, जो आपको मेहनत की है, प्लीज़ उनको ज़रूर एक्नॉलेज किया। एक जोरदार ताली उन सभी के लिए, क्योंकि वो लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो सब काम कर जाते हैं। हमारे भाई लोग जो साउंड पे बैठे हुए हैं, हम उनको धन्यवाद नहीं दे पाते दिल से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमको पानी पिलाया, चाय पिलाई, जिन्होंने वहाँ हमको नाश्ता कराया, उन सभी का धन्यवाद। अपना काम ज़रूर है, उनका तो काम हमारा भी यही है जो हम कर रहे हैं। वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट दैट व्हाट ही इज़ डूइंग। हर व्यक्ति अपना काम करता है बट कितना खूबसूरत तरीके से करता है, उसकी इंपॉर्टेंस दें, उसकी एज की इंपॉर्टेंस दें। एंड दैट्स श्योर एंड माई प्रॉमिस दैट अहमदनगर कैन बिकम द बिगेस्ट सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन द कमिंग डेज इफ यू सीरियसली वर्क ऑन दैट। दूध साहब, मनियार साहब, जवर साहब, मुंद्रा साहब, सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पुराने लोग हैं, प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। ये 700 घर का शहर, जिसकी आबादी मेरे हिसाब से नहीं करके भी कम से कम 4000-5000 तो होगी, दिस कैन टर्न इनटू अ मैजिक सिटी। आपको मैं बताऊं, अग्रवाल्स के अंदर जो 100 हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं कंट्री के अंदर, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, आपको एक अगर मैं डाटा दूंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप सोच सकते हैं कि 100 जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, टॉप आउट ऑफ दोज थाउजेंड्स हु आर वर्किंग इन द कंट्री, उसमें अग्रवाल्स कितने हैं? कुछ आइडिया नहीं? दे आर 91% ऑफ दोज टॉप 100, 91%। गेट अप, खड़े होइए। क्यों महेश्वरी समाज पीछे है? क्या हम संगठित नहीं हैं? क्या हमको काम करना नहीं आता? क्या हमारे यहाँ पुरानी जनरेशन में तो हम 100% आगे थे। बिरला जी को देख लीजिए, सोमानी जी को देख लीजिए, बांगर जी को देख लीजिए, दूध जी को देख लीजिए, जिसको भी देख लीजिए, सब टॉप 10 में। आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों? जस्ट थिंक ऑन दैट, बिकॉज वी लॉस्ट कोचेस, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर विम्स एंड फैंसीज। बाहर निकलिए और यंग एंटरप्रेन्योर के जैसे 18 घंटे काम करिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। प्लीज़ बिलीव मी, जिस दिन आप 17 घंटे काम करके सो रहे हैं, समझ लीजिए एक घंटा आपने आज का खो दिया, उसको ऐड कर दीजिए नेक्स्ट डे के 1 घंटे के अंदर। 6 घंटे से ज़्यादा घर में ज़रूरत नहीं, 5-5.5 घंटे एक यंग लड़के के लिए बहुत है सोने के लिए। ये सब कहने की बातें होती है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार सोने के लिए। पहले 5 साल तो मेहनत कर लो भाई। ये सब माँ बाप कहने के लिए कहते हैं, अरे तू सोया नहीं, जिस दिन कमाएगा ना उस दिन वो माँ बाप को इतना अच्छा लगेगा, और नहीं कमाएगा ना तो आप हीन दृष्टि से देखे जाओगे, तय है बात। कमाई का कोई सरल तरीका नहीं, कोई इजी वे आउट नहीं।
केवल और केवल एक वे आउट है, मेहनत आपकी। मेहनत के अलावा भगवान मदद नहीं करेंगे, ये निश्चित मान लीजिए। मुझे लगता है कि स्टैंडिंग ओवेशन से कुछ भी कम हम आज के प्रमुख अतिथि को नहीं देना चाहेंगे। मंत्र मुक्त कर दिया है आपने, इतने सिंपल वर्ड्स में इतना बड़ा काम। समस्त माहेश्वरी समाज आपका बहुत बहुत ऋणी है। फिर से एक भाई सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इन कड़वी सच्ची बातों को सुनने के अंदर बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपने सुना बैठ के, आपके लंच टाइम को भी मैंने थोड़ा डिले कर दिया। मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोल रहा जितना बोलना था, परंतु आप लोग इतने अच्छे श्रोता थे कि बोल के बहुत मज़ा आ रहा था। और कमिटमेंट है मेरा, जब भी किसी को चाहिए, एक काम हम लोग करते हैं जो आप लोग प्लीज़ शुरू कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक मोबाइल मॉर्चरी सेवा देते हैं। मैं 2 मिनट और लूँगा आपके। मुझे नहीं मालूम आप एयर कंडीशनर मॉर्चरी की सेवा यहाँ दे रहे हैं क्या? अगर नहीं दे रहे तो हम लोगों ने वो शुरू की थी आज से 10 साल पहले। मोबाइल मॉर्चरीज हैं हमारे पास में 15। राउंड द क्लॉक घर में जयपुर में किसी की भी डेथ हो जाए तो फ्री सर्विसेज हम उसके घर पे देते हैं। वो मॉर्चरी जागृति अंतिम दर्शनी का उसके घर पे पहुंच जाती है। हम पहुंचाते हैं हमारे ड्राइवर के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब तक माँ बाप बाहर से आए, बच्चे बाहर से आए, जब तक बॉडी को आप 1 दिन 2 दिन घर में रख सकते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें बॉडी खराब नहीं होती। और ये फ्री सर्विसेज हम दे रहे हैं। मैं हर समाज को कहता हूँ ये सर्विसेज शुरू कर दीजिए। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, समय पे पहुँच नहीं पाते फ्यूनरल के लिए, उनको हम कहते हैं तुरंत आओ, वेट कर सकते हैं हम। तो ये एक सर्विसेज हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है। उससे एक बहुत बड़ा फायदा है डॉक्टर साहब, उससे सबसे बड़ा फायदा है कि आई डोनेशन जो 4 घंटे में होना जरूरी है। हम आई डोनेशन पे बहुत वर्क करते हैं, मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं बोल पाया। वो 4 घंटे का टाइम ड्यूरेशन बढ़ के 8 घंटे हो जाता है। सो यू कैन कलेक्ट आई डोनेशन इन अ बेटर वे। वी आर वर्किंग ऑन ऑर्गन डोनेशन ऑल्सो। हम बहुत बड़े रूप में ऑर्गन डोनेशन पे काम कर रहे हैं, किडनी, लिवर, हार्ट डोनेशन के ऊपर। वो एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। राजस्थान में हमारी एनजीओ के ऊपर सबसे बड़ा काम कर रही है, एंड वी आर रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर दैट। सो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोबाइल मॉर्चरी सर्विस यहाँ नहीं है तो प्लीज़ अपने समाज से स्टार्ट करवा दीजिए। कोई बहुत खर्चा नहीं है उसका, और लोग, हम फ्री सर्विस देते हैं फिर भी लोग डोनेट कर देते हैं जिनके घर में गमी हुई होती है, तो खर्चा मोटा मोटी उससे निकल जाता है। बट इट्स अ ग्रेट सर्विस। 24/7 मेरा अपना टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। मैं 24/7 सर्विसेज खुद प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कोई कहीं उस गमी वाले घर में खराब नहीं बोलते। रात को भी एवरी नाइट आई सेंड 5 मॉर्चरीज मिनिमम। सो 12 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी, 6 बजे भी फ़ोन आता है, और हर घर में मॉर्चरी हम भेजते हैं और मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज करता हूँ। सो रात को 5 बजे उठना पड़ता है, बट 5वें बारी आपको एक एनर्जी लेवल मिलती है कि उस घर को मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। आई कैन सपोर्ट दैट हाउस। सो यू कैन स्टार्ट दैट वर्क, योर संगठन कैन रियली स्टार्ट दैट वर्क। बहुत पैशन वाला, बहुत प्यार वाला काम है। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, बुजुर्गों के बहुत आशीर्वाद मिलते हैं कि अरे हमारे घर में बेटा 2 दिन बाद आने वाला था, बॉडी तो खराब हो जाएगी, बर्फ़ में इतनी गंदगी होती है और इन्फेक्शंस बहुत होती है। जो डेड बॉडी होती है वो इन्फेक्शंस बहुत होती है, तो इसलिए हमको घर में बर्फ़ पे रखना बहुत, दैट्स अ नेगेटिव थिंग। सो स्टार्ट कीपिंग दिस मोबाइल मॉर्चरी यूनिट्स। एक गाड़ी साथ में खरीद लीजिए, 3.5 लाख रुपए की गाड़ी आती है। एक ड्राइवर रख लीजिए फुल टाइम ड्यूटी पे, और साथ में 2-3 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। हम लोगों ने अजमेर में भी स्टार्ट कर दिया, राजस्थान के बाकी शहरों में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू विच यू कैन स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला। आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी टू बी अमंग्स यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।